सिंपल। ये ज़रूर देखिएगा आप लोग, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम आए तो। अभी तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस सही से आई थिंक नहीं किया, देखा नहीं है शायद। सर इसके अंदर मैं वो एक्सप्रेस वगैरह को दोबारा मतलब एक्सप्रेस रन करना पड़ेगा, ये खाली यही यूटिलिटी कंपाइल करके चलानी पड़ेगी कंपाइल भी नहीं लॉगिन के करना, लिए? सिर्फ आपको यही वाली फाइल चलानी है, 08_login इस फोल्डर में जाके, खत्म। ठीक। हर दफ़ा जब भी आप चलाए ना, तो जावास्क्रिप्ट की हर स्टेप पे मैंने फाइल बनाई हुई है। जैसे ये 9 पे खड़ा हुआ हूँ या वॉट एवर जो भी है, जैसे मैं 7 पे हूँ, तो आपको क्या करना है, पुराना वाला नोट जो आपने चलाया था उसको बंद करना है, इस वाले फोल्डर में जाना है और नोट 07_middleware.js। तो ये देखिए, मिडलवेयर की भी एग्जाम्पल इसमें दी हुई है। ये लॉग बनाया हुआ है, ये सेकंड मिडलवेयर बनाया हुआ है, तो अब ये देखिएगा यहीं पे मैंने ये मिडलवेयर दे रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो। इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें, ये वही है कि आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करना तो स्टार्ट करें, ठीक है। अब मज़े की बात ये है कि हमारे पास इस क्वार्टर के अंदर नोड जेएस एक्चुअली नहीं होगा, हम सर्वरलेस फंक्शंस की तरफ जाएंगे, लैम्बडा की तरफ, लेकिन उसमें भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि हाँ यार, यही सारे मेथड्स हैं, इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं, तो यही काम आपको लैम्बडा फंक्शंस में भी करने होंगे इंशाल्लाह ताला। क्लियर है, आगे बढ़े। सर लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मन स्टैक में तो नोड लाजमी और हमें नोड एक्सटेंसिवली करवाया नहीं जाएगा। ये तो बेसिक्स है ना नोड है, कंट्रोल। हाँ, लेकिन आप जो एक्चुअली है क्या, जो सर्वरलेस लैम्बडा फंक्शन है वो है बेसिकली नोड्स ही। यहाँ पे आपको पूरा अपना एक सर्वर बना के रन करना पड़ता है, और लैम्बडा फंक्शंस में क्या है, आपको सिर्फ ये वाला फंक्शन डिप्लॉय करना है बस। ये जैसे ही आप फंक्शन अपना डिप्लॉय करेंगे, इसके अगेंस्ट में आपको क्या मिल जाएगा, एक यूआरएल मिल जाएगा, जी। यानी एपीआई मिल जाएगी, बस सिंपल है। वो भी नोड जैसी है, हम करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हैंड्स ऑन कर लेंगे। ऑलरेडी कोड आपके पास ही पड़ा हुआ है, सिर्फ एक एक दफा आपको रन करके देखना है, और आपको डिबग करना तो आता है ना। मैंने यहाँ पे आके लगा दिया कंसोल लाइन नंबर 11 पे, जैसे ऑलरेडी ये लगा हुआ है, ये चलें, अच्छी बात है। और सर इसी जो हम तरीके से फाइल पाथ देते हैं, जैसे डर नाम, जैसे डायरेक्टरी का नाम देते हैं, वो उसमें किस तरह से देते हैं? थोड़ी सी डॉक्यूमेंट देखें आप, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। आप थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें तो फिर हमारे पास, जब हम लैम्बडा फंक्शंस पे आएंगे और बहुत सारी चीज़ें होगी, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते रहेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा ये काम करना ज़रूरी है, ठीक है। और ये हमेशा देखें, इस तरीके से एरर हैंडलिंग भी हम कर सकते हैं उसके अंदर, एक्सप्रेस के अंदर, कि अगर किसी भी वजह से कोई एरर आ जाए तो उसकी एरर हैंडलिंग करनी होती है, तो ये इसका एरर हैंडलिंग करने का तरीका भी है। खैर, आप लोग प्रैक्टिस करें तो फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे इसको। चलें अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम आते हैं एडब्ल्यूएस के ऊपर। एडब्ल्यूएस के ऊपर लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लॉग इन करना, लॉगिन लॉगिन किया था स्टेटस। सर यूजर मैं। बनाना। सर मैं अच्छा, लॉगिन के सबसे लिए मैं पहले गया था, मैंने अकाउंट सबसे पहले क्रिएट तो किया, मुझे ये अकाउंट बता दें क्रिएट आप। हो गया। सर लॉगिन के लिए हम्म, अकाउंट क्रिएट हो गया, लेकिन उसमें जो हम्म, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन के बगैर ही वो आगे चला गया। लेकिन जब मैं उसमें यूजर के ऊपर जाता हूँ, एमआई के ऊपर, तो वो फिर हम्म। वहाँ रोक देता है। हाँ, तो फिर वहां पे वो क्रेडिट कार्ड मांग रहा होगा ना शायद। जी सर। हाँ, फिर वो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांग रहा होगा। वैसे यूजुअली ऐसा होता नहीं है, आपको कैसे आगे ले गया ये नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन सर यूजुअली तो यही होता है कि वो सर ले जैसे ही आप जाता है आगे वो। चलते हैं। सर वो ले अच्छा, जाता है सिर्फ स्किप कर देते सिर्फ। हैं आपको इस वक्त। हाँ डैशबोर्ड पे ले जाता है, वो कहता है कि ऐड कर लो बाद में, लेकिन वो हाँ हाँ फंक्शन हाँ कोई नहीं हाँ, करता। सही। यस है, यस। क्रेडिट कार्ड देना जरूरी है। वैसे सर एक मुझे बात हंड्रेड पूछनी थी। परसेंट नहीं पता। मुझे मैंने सुना था कि अगर आप AWS का स्टूडेंट या एजुकेट अकाउंट बनाते हैं ना, एजुकेट अकाउंट है या स्टूडेंट अकाउंट है AWS का, तो उसमें क्रेडिट कार्ड नहीं मांगते और वही फ्री टायर वाला स्टार्ट हो जाता है। तो कोई लेकिन सर करके एक प्रॉब्लम है देखिएगा, फिर बहुत सी। बताइएगा। मैंने सर अच्छा किया, अच्छा। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो आपकी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी की ईमेल मांगता है, जो आपकी एच से रजिस्टर्ड जितनी, हाँ 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 हाँ, ये है। बाकी वो तो चल जाता है। डेफिनेट, तो ये सर भी एक एक बात तो ऑप्शन है, पूछनी थी। अगर स्टूडेंट है तो आप कर सकते हैं। जी जी, पूछिए। सर मुझे ना AWS के ना कुछ मैंने सेशन अटेंड किए थे, कुछ सर्वे डॉक्यूमेंट है उसमें मैंने AWS की तरफ से 25 USDT मिले हैं 2 दफा। सर जबरदस्त, उनको कैसे जबरदस्त। कैसे यूटिलाइज करना सर, वो कैसे क्या करना है? वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ML थे वो गालबन जो हाँ सेशन हाँ, थे, सही। उसके कैश देखने को थे करवा लो। देखिए, उसके अंदर अकाउंट के अंदर होता है रिडीम का ऑप्शन। उसमें हाँ आपको जी। एक आईडी दिया हुआ होगा या टोकन कह लें उसको, तो वो हाँ आप जी जैसे ही आप जी सर। अकाउंट के अंदर रिडीम में जाते हैं ना, तो वहाँ पे वो नंबर पूछता है, यानी वो टोकन पूछता है, आप वो दे दें।
एंड देन क्लिक ऑन रिडीम, तो उसके बिहाफ पे जो आपके पास 25 की अमाउंट होगी वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। जी। उससे सर हमें ये अकाउंट हुआ जो आप खोलने की बात हो रही थी, ये सारा मैं उससे कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ उन चीजों नहीं को? नहीं 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 नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। ये 25 आप जब भी यूज कर सकते हैं जब आपका अकाउंट बना हुआ होगा, यानी सबसे पहले इसी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड देन वही सीसी की डिटेल देनी पड़ेगी एंड देन फिर आप ये काम कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक अकाउंट नहीं बना होगा जब तक वो रिडीम नहीं होगा। सर एक और कैरियर काउंसलिंग के हवाले से एक छोटा सा सवाल मेरे दिल में आ रहा है, काफी दिन से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग जो ना ये बूट कैंप 2021 भी उसको फॉलो कर रहे हैं, उसमें हम ब्लॉकचेन पढ़ रहे हैं अभी, और इधर हम AWS पढ़ रहे हैं अभी, इधर आगे पीछे हम JS वगैरह पढ़ते आ रहे हैं। सर हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए, किस कौन सी लाइन पर, क्योंकि दोनों डिफरेंट लाइन है मेरे ख्याल में। तो एक वक्त में तो एक चीज ही हम करेंगे, ज्यादा फोकस करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। किस तरफ हमें ज्यादा इंक्लाइंड होना चाहिए? मैं आप दो चीज़ों में ना, एक AWS बोला और दूसरा आपने क्या बोला मुझे? ब्लॉकचेन सारा ये 221 जो है ना हमारा वो चल रहा है, जो बूट कैंप उसको फॉलो कर रहे हैं, उसमें सोलिडिटी वगैरह हम पढ़ रहे हैं। हम्म। तो पीछे हम JS वगैरह पढ़ते आ रहे हैं, और जो मतलब ग्राफक्यूल देखिए, वगैरह और जैमस्टाइन वगैरह। मुझे की बात ये है कि आपने ना अपने क्या कहूँ कि आपने सारे अपनी उंगलियां ना घी में डालने की कोशिश की हुई है। हाँ जी आप सर, ये पूछ रहे हैं क्या करें, किधर जाएं? अब आप देखिए, असल में ये चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि ये करो तो ये मुनासिब नहीं होगा, ये आपके थोड़ा सा इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है ना। अब बहुत से लोगों का होता है कि इंटरेस्ट है कि यार उसको ब्लॉकचेन की तरफ मज़ा आ रहा है, तो फिर मैं कहूँगा कि ब्लॉकचेन कंटिन्यू करो, फिर प्रॉपर क्या कहते हैं फोकस उसी तरफ रखो। और अगर आपका फोकस नज़र आता है आपको AI वगैरह की तरफ, आपकी मैथमेटिक्स स्टैट्स अच्छी है और आप कहते हो कि हाँ यार ये अच्छा चल रहा है, जब मज़ा आ रहा है काम करते हुए, तो मैं कहूँगा कि उसकी तरफ आप फोकस करो। और अगर आप एज अ फ्रीलांसिंग और इस टाइप की चीज़ें सोच रहे हो तो फिर मैं कहूँगा अभी के लिए कि आप पहले किसी एक के अंदर मास्टरी हासिल कर लो, लाइक या तो ये वेब एप्लीकेशंस की तरफ वाले हमारे कोर्स के अंदर मास्टरी हासिल कर लो, या तो फिर ब्लॉकचेन की तरफ, क्योंकि ब्लॉकचेन में भी अभी फ्रीलांसिंग वगैरह की तरफ अच्छा काम चल रहा है। ठीक है। मैथ तो सर आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, वैसे भी टीचर भी मैथ का हूँ मैं O लेवल्स का मैथ पढ़ाता रहा हूँ काफ़ी 5-6 साल से। अभी इस साल मैंने ब्रेक लगाई है थोड़ी सी, तो बाकी इंशाअल्लाह जैसे आप, मैं इसलिए आपसे कंसल्ट करना चाह रहा था कि मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया था क्या करूँ, मैं दो तरफ टांगे फैलाना मुश्किल हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि फोकस आप किसी एक चीज़ पे ही रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा ना। अगर एक में मास्टरी जी हासिल हो गई तो फिर दूसरे पे जंप करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। हाँ, अगर आप दोनों को साथ लेके चलोगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई बीच में पंगा ज़रूर आएगा एक वक्त पे, क्योंकि जी हो ठीक सकता है आपका मूड चल रहा हो एप्लीकेशंस का और कोई ब्लॉकचेन का है। काम आ गया, और या कभी ब्लॉकचेन का मूड चल रहा हो कभी एप्लीकेशन का काम आ गया, तो ये एक चीज़ रहती है। ठीक है सर। अच्छा जी, सर तो आप सर आप कोई ऐसी बुक बता सकते हैं जिसमें जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल्स मतलब मौजूद हो, प्रैक्टिकली ज़्यादा हो, या कोई ऐसी वेबसाइट हो जहाँ पे मैं एडिटर पे वहीं पे जावास्क्रिप्ट एडवांस जावास्क्रिप्ट कर सकूँ? जावास्क्रिप्ट के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा, हम ये जो कोर्सेज से अच्छा है कि आप हैकानून और इस टाइप के टेस्ट देते हैं, कोड निंजा और इस टाइप की बहुत सारी वेबसाइट है जो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ही है, तो उसमें आपको एल्गोरिथम्स भी समझ में आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें थोड़ा सा एडवांस जावास्क्रिप्ट का भी टच आ जाता है, तो सारी चीज़ें आपको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड मिल जाती हैं उसमें। सर कोड निंजा बोला आपने, उसको हम फॉलो करें जावास्क्रिप्ट के लिए? जावास्क्रिप्ट के लिए बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, मैंने ये कहा सर हैकानून मैसेज टेस्ट, मैं मैसेज टेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है, टेक्स्ट कर दूंगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, वापस आते हैं, हाँ मैं ग्रुप में शेयर कर बल्कि यहीं पे कर दूंगा। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, कोड निंजा करके है, कोड निंजा और हैकानून या ऐसे ही कुछ है, सर्च कर लीजिए हैकानून JS। इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के टेस्ट लेती है आपसे, कोडिंग चैलेंज होते हैं इसके अंदर, और अच्छा है ये, काफ़ी हद तक आपके स्किल्स को अप करती है। अच्छा यार, माइक म्यूट कर। ओके, चले आगे चलते हैं। ओके, तो कितने लोगों ने मतलब कितने लोगों ने अभी तक नहीं बनाया ये मुझे बता दे, सिर्फ हमारे पास मुझे थोड़ा एक आइडिया हो जाए। सर लास्ट सेशन मिस हो गया था किसी वजह से, तो इस आज मेल बन जाएगा इंशाल्लाह, बना लूंगा मैं, अकाउंट बन जाएगा इंशाल्लाह। चलें, मैं कोशिश मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप लोग सब बना लें अकाउंट, क्योंकि
AWS के अंदर डेफिनेटली आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, 200 से ऊपर सर्विसेज मौजूद है हमारे पास, तो पर ये हर चीज़ से क्रेडिट मैं कार्ड की डेफिनेटली इंफॉर्मेशन मांगता है, तो ये डिटेक्ट होगा तो पता चलेगा हमें या क्या होगा? ये किस वक्त हाँ हाँ डिटेक्ट होगा? बिल्कुल। देखिए यूजुअली अगर मैं आपसे पूछूं, मेरा डिटेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है, सर नहीं, लेकिन डिटेक्ट नहीं हो रहा। हाँ डिटेक्ट नहीं हो रहा, मैं यही कह रहा हूँ। पहले मैंने सुना था कि तकरीबन $1 वो लोग डिटेक्ट करते हैं, यानी ₹150 या 170 अभी चल रहा है, या वो जो भी चल रहा है, तो इतने रुपए सिर्फ डिटेक्ट 182। होते हैं। 182 चल रहा है, वेरी गुड होता है। तो इतने डिटेक्ट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते, और डिटेक्ट होते भी हैं तो आपको पता चल जाता है, आपकी स्टेटमेंट में भी आ जाता है। अगर आपका मोबाइल के ऊपर मैसेजिंग अलाउ है, SMS, तो वो भी आ जाता है और ईमेल भी आ जाती है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि अभी जो मैंने इतने टाइम से देख रहा हूँ, नया पे, हाँ, लेकिन वापस कहूँगा, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा, नया पे अकाउंट खोल लें। यस इससे सर। फायदा क्या है, ये एक आपके पास वॉलेट है। वॉलेट का मतलब ये होता है कि अगर इसमें पैसे होंगे तो डिडक्ट होंगे, पैसे नहीं होंगे तो डिडक्ट नहीं होंगे, तो आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने नया पे तो का अकाउंट खोला। नया पे सर लोकल ही खुलता है, मैं एक्चुअली बाहर हूँ। नहीं, नया बाहर पे भी गया था, ओपन हो जाता है। मैं गया था तो उसने कहा कि यू आर नॉट अलाउड टू। अच्छा, शायद पाकिस्तान के लिए होगा। नहीं नहीं सर, मैं नहीं, सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, मैंने भी बना लिया अपना यहाँ पे। अच्छा, आप भाई किस मुल्क से आपको प्रॉब्लम आ रहा है? तो मैं जैसे ही उसको करने के लिए आपका जाता हूँ ना, कंट्री कौन सा है? ओमान है। और हो भाई जाएगा VPN वहाँ पे लगाएं, भी। हो जाएगा। नहीं नहीं लग रहा तो VPN लगाएं। हो जाएगा। हाँ, आई चलो। थिंक इतना बड़ा मसला नहीं है वैसे ये। ठीक ठीक। और अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड आप यूज़ कर भी सकते हैं, तो मसला नहीं है। आई थिंक वो सिर्फ वही $1 चार्ज करता है वो, और वो भी चार्ज इसीलिए करता है ताकि वो आपकी ट्रांजेक्शन कंफर्म कर सके, आई थिंक। लेकिन वो भी अभी नहीं कर रहा, पहले कर रहा था, लेकिन मैं सर देख रहा हूँ वो अभी क्रेडिट नहीं कर रहा। क्रेडिट कार्ड पे ओके। कर रहा है, और डेबिट कार्ड पे ना वो आपके बैंक को स्ट्राइक करता है, चेक करता है बैलेंस है कि नहीं, और वो स्ट्राइक ना बैंक स्टेटमेंट में आ रही है, क्योंकि मेरी आई है तो वो उन्होंने शो किया कि आपकी ना ट्रांजैक्शन हुई है। लेकिन ये है कि जब आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं फिर वो $1 काट रहा है, और वो भी आपको 2-3 दिन बाद वापस कर देता है। यस, एग्जैक्टली ऐसे ही। ओके। चलें अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा सब बना लें नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। अच्छा, हम लास्ट डिस्कस क्या कर रहे थे, हम ज़रा प्रेजेंटेशन से चलेंगे साथ ही, ताकि हम लोग सर ये प्रेजेंटेशन जरा शेयर करते हैं। शेयर हुई हुई। मुझे देते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूँ। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन का लिंक मैंने आप लोगों से शेयर किया। चला आगे चलते हैं। अच्छा, हमने थोड़ा सा पढ़ा था ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, लाइक रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स। क्या मतलब है रीजन और अवेलेबिलिटी जोन्स का, जल्दी जल्दी बताएं, आगे चलते हैं, रिवाइज करते हैं ताकि सारे एक पेज पे आते जाएं। एक रीजन से मल्टीपल, सॉरी, एक रीजन से मल्टीपल, एक रीजन में हमारे पास मल्टीपल जोन्स हो सकते हैं। रीजन से मतलब लाइक पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक रीजन है, तो उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल जोन्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इस्लामाबाद, कराची, Limited लाहौर, है। डिपेंड, तीनों। ठीक है, इट डिपेंड के यूजुअली 2 से ज़्यादा ही होते हैं, और 6 से कम, 6 मैक्सिमम होते हैं। ये अभी देख लेते हैं जल्दी से। ये जैसे साउथ अमेरिका रीजन मौजूद है, साउथ अमेरिका के अंदर हमारे पास रीजन है और लोकेशन है, तो ये देख लें थोड़ा सा इधर। नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर हमारे पास 6 अवेलेबिलिटी जोन्स है, और ये बताया भी है कब लॉन्च हुआ था, 2006 के अंदर। लोकल उसके 10 जोन्स अवेलेबल हैं जो 2020 में हुए थे। ठीक है, तो ये देख लें, ये टाइम भी लिखा हुआ है कब लॉन्च हुए थे, कितने जोन्स अवेलेबल हैं। और थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, इसकी डिटेल्स थोड़ी सी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर गया था लास्ट क्लास में, इसके बाद ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद इसमें एक चीज़ होती है AWS SLA। क्या होता है ये SLA? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, एग्जैक्टली। ठीक है, तो हर सर्विस का एक अपना सर्विस लेवल एग्रीमेंट मौजूद होता है। ठीक है, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें ये बता रहा होता है कि अप टाइम कितना मिलेगा आपको, अगर अप टाइम नहीं हुआ तो आपको
पे बैक कर देगा 10% और इससे ज़्यादा ग्रेटर देन हुआ तो ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी डिटेल पूरी आप पढ़ लीजिएगा। तो आप किसी भी उस पे जा रहे हो सर्विस पे, मतलब रीजन के ऊपर, तो आप एक दफ़ा उसका SLA ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उससे ये हो जाता है कि कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें इसके SLA में पता चल जाती है। ठीक हो गया जी, चलें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सॉरी, आपकी आवाज़ बिल्कुल स्लो आ रही है दोस्त। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर अच्छा दोस्त, किसी और को मुझे आवाज़ आ रही है? शोर बहुत आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही। चलें फिर कंटिन्यू करते हैं, फिर पूछ लीजिएगा। ओके, तो रीजन्स हो गए हमारे पास। रीजन्स चूज़ कैसे करने चाहें ये हमने देखा था, क्योंकि हर सर्विस हर रीजन के अंदर अवेलेबल नहीं होती। तो जब हम सर्विस यूज़ करना चाहें तो हमें रीजन भी देखना चाहिए, ठीक है। कंप्लाइंस देखना है, प्रॉक्सिमिटी देखना है, अवेलेबल सर्विसेज देखनी है कि क्या वो सर्विसेज उस रीजन में अवेलेबल है। और डेफिनेटली हर रीजन की प्राइसिंग डिफरेंट होती है। अवेलेबिलिटी जोन्स का यही है कि रीजन्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं और वो आपस में हाईली बैंडविड्थ के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये पुराना डेटा है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, AWS के कंसोल को हमने देखा था थोड़ा सा, अभी आज हम ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि आज हम कोशिश करूँगा मैं आज हम EC2 एटलीस्ट कर लें, ताकि आप लोग सब EC2 बनाना सीख जाएं। EC2 एक सर्विस है AWS की, वो भी हम देखते हैं क्या होता है। और साथ साथ कोशिश करेंगे IAM हमने लास्ट क्लास में देखना स्टार्ट किया था, आज हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। सर ये क्वेश्चन था कि बूट कैम्प में सबसे पहले CDK की तरफ गए थे और यहाँ पर EC2 की तरफ, तो ये डिफरेंस क्या है? क्या मतलब कोई प्रॉपर उसका कोई ऑर्गेनाइज डिफरेंस वे नहीं, नहीं? वो बूट कैम्प है। नहीं देखें, वो बूट कैम्प था तो बूट कैम्प को स्पीड अप करने के लिए होता है। अब हमारे पास यहाँ पे स्पीड अप नहीं करना, हमें यहाँ पे लेके चलना है ना सब, तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहेंगे, तो बस ना। सर तो मतलब पहला स्टेप हमारा EC2 होना चाहिए? ज़रूरी नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, ये डिपेंड करता है। अब मैं EC2 की जगह आपको कोई और सर्विस भी करा दूँ, लेकिन एक EC2 ये है कि जिसको हर कोई रन करेगा तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट, और हमने कोई स्पेसिफिक कोई काम नहीं किया हुआ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सर ये क्लास में कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है इस वक्त? क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने बात कर ली है, तो ये इंशाल्लाह अपनी जो पुरानी भी क्लासेस हैं वो एक साथ अपलोड हो जाएगी, तो इस वीक में होपफुली सर वैसे अभी क्लास में कुछ लेकिन रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं? जी हो रही है। यार काइंडली ग्रुप में बस शेयर तो कर बस। दीजिएगा, अगर मुझे ना इमरजेंसी में जाना पड़ेगा तो। अच्छा चलें, ये IAM यूज़र के यूज़र्स बनते हैं और उस यूज़र्स के हम ग्रुप को अंदर भी ऐड करते हैं। AWS कहता है कि खाली यूज़र नहीं होना चाहिए, वो किसी ना किसी एक ग्रुप का पार्ट होना चाहिए। ये इसकी बेस्ट प्रैक्टिस इसमें बताता है, ठीक है, ये याद। उससे सारे काम कर रहे होते हैं, सिलेक्ट कर रहे होते हैं सर्विसेज, और अगर उसके बैक पे देखें तो वो उसको जेसन मेंटेन कर रहा होता है। तो अगर आपको जेसन से काम करना, अगर आपको कोई जेसन देता है, आप वहीं पे पेस्ट करते हुए भी आप अपनी सीन हाइट This meeting is being recorded. सेट कर सकते हैं। वही वाली चीज़ें जो यूजुअली होती है, लोअर केस होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए इंक्लूडिंग अपर केस, और ये सारे चेक बॉक्सेस हैं। अगर आप जितने चेक बॉक्सेस लगाएंगे उस हिसाब से आपका पासवर्ड सिक्योर हो जाएगा उतना ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, MFA क्या होता है? लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पे हमने अपनी क्लास का एंड किया था। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेल पे या मोबाइल पे आपका मैसेज है,
मैसेज आ जाता लॉगिन है। के जैसे लिए। आपने देखा होगा, हाँ, ओटीपी कोड्स वगैरह आते हैं। जैसे आप लॉगिन करते हैं, आपको एक ओटीपी कोड आता है, आप नंबर देते हैं और फिर जाके आप आगे बढ़ते हैं। इससे आपकी ये सिक्योरिटी एक लेवल अप हो जाता है। यूजुअली हम पासवर्ड सिक्योर कर रहे होते हैं, है कि लेट्स से किसी वजह से आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज भी हो गया, तो लेकिन आपके पास आपके मोबाइल या यूजुअली मोबाइल पे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम 2 सर्विसेज यूज़ करते हैं, ऑथी और कौन सी थी दूसरी, ऑथी और गूगल ऑथेंटिकेटर। तो आप इस और फिर आपकी एप्लीकेशन के साथ ही लिंक हो जाता है। अभी हम देखते हैं। और इसके अलावा हमारे पास थर्ड पार्टी डिवाइसेस भी, हार्डवेयर भी मौजूद है जो ये काम कर रही होती है। लेकिन हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे, हम डेफिनेटली किसी तरफ जाएंगे, वर्चुअल एमएफए डिवाइस की तरफ चले जाएंगे। आपने कभी देखा है कि बहुत सी कंपनीज के पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं और उनके पासवर्ड है ना तकरीबन मिनट्स में या 2 मिनट्स के अंदर चेंज हो रहे होते हैं। ऐसा भी होता है। बैंकिंग के जो लोग अकाउंट्स वाले होते हैं उनके पास। बैंकिंग के अलावा भी बहुत सी कंपनीज हैं, मैंने देखा है ऐसा। अच्छी बड़ी कंपनीज हैं जिनके जो सारे लैपटॉप्स वगैरह लेके जा रहे होते हैं, तो उनके पासवर्ड है ना रैंडमली चेंज हो रहे होते हैं। उनके पास ये डिवाइस होती है, तो जब भी उनका पासवर्ड चेंज होता है डिवाइस पे आता है, फिर वो अगर लॉगिन नहीं होते तो उसी आईडी से लॉगिन होता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड। हाँ, AWS को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कितने तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं, ये सवाल है। हाँ जी, मोबाइल से, AWS को वेब किस से। तरीके से नहीं, मतलब मोबाइल और वेब तो मतलब एक वो है ना मीडियम है ना, ब्राउजर मोबाइल में यूज़ कर लो या उसमें। इसमें 3 तरीके हैं एक basically। रूट एक तो मैनेजमेंट IAM कंसोल। यूजर सर। नहीं, यूजर एक्सेस AWS ठीक है, लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूँ कितने तरीकों से हम यूज़ करते हैं, कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करते हैं। 3 तरीके हैं। एक मैनेजमेंट कंसोल। कौन सा मैनेजमेंट कंसोल? जो भी हम देख चुके हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला इसका मैनेजमेंट। दूसरा तरीका क्या है, हम इसको कमांड की SDK इंस्टॉल करनी पड़ती है, तो ये हम कमांड लाइन से भी इसको यूज़ कर सकते हैं SSH वगैरह के थ्रू। और तीसरा तरीका है SDK आई थिंक मेरे पास है, यानी मैं देख के भी बता देता हूँ जल्दी से। 1 मिनट दे दें, ये मैंने ओपन किया, इसको यूज़ कर लेता हूँ। ये है यानी AWS माइनस वर्जन है मेरे पास, तो ये AWS है, तो हम कमांड लाइन से भी यूज़ कर सकते हैं। 3 तरीके हैं, CLI से, AWS SDK से, और तीसरा कौन सा था? कमांड लाइन, मैनेजमेंट कंसोल से। मैनेजमेंट कंसोल, कमांड लाइन और SDK। इसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एक्सेस की जनरेट करनी पड़ेगी, वो भी आज हम करके देख लेंगे इंशाल्लाह IAM के अंदर ही। यूज़र मैनेज डेफिनेटली करना पड़ेगा। सर काइंडली थोड़ी सी आवाज़ ऊंची कर दीजिएगा, बहुत कम आवाज़ आ रही है प्लीज़। ओके, अच्छा, तो इसके अंदर प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम नहीं, AWS ये कहता है कि अक्सर हम ये करते हैं ना कि यार एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया, और अगर हमें दूसरों को भी देना है तो हमने वही यूज़र आईडी और पासवर्ड उसके साथ भी शेयर कर दिया, दूसरों के साथ भी करते हैं ना हम यूजुअली एप्लीकेशंस के अंदर। तो यहाँ पे AWS इस चीज़ को कहता है कि ऐसा नहीं करना। आपको जितने यूज़र को एक्सेस देना हो तो आपको उतने यूज़र्स क्रिएट करने पड़ेंगे। वैसे आप कर भी दो तो मसला नहीं है कि आपने एक ही बनाया और उसके पासवर्ड शेयर कर लिए, जैसा हम यूजुअली करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। हर यूज़र का पासवर्ड अलग और सारी चीज़ें अलग। कीज़ किस तरीके से जनरेट होगी, क्योंकि जब हम यूज़र बनाने जाते हैं, कभी किसी ने नोट किया, हमने लास्ट क्लास में यूज़र बनाया था, तो वो हमसे पूछता है कि आपको इसको कंसोल का एक्सेस देना है या मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस देना है या CLI का एक्सेस देना है। अभी हम वो देखते हैं। ये की जनरेट करने का तरीका है जिसके थ्रू हम AWS के कंसोल से लॉगिन हो सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ। एंड AWS CLI करने के लिए AWS अभी हम देख रहे हैं, बस यहीं तक रखते हैं। SDK का क्या मतलब है, ये जल्दी से पढ़ लें। SDK क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ठीक है। तो AWS की जो किट है वो सारी लैंग्वेजेस के साथ अवेलेबल है, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, PHP,
व्हाटएवर, ठीक है, नोड जेएस और सारी चीज़ें। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, क्यों बता सकते हैं? सर वहीं पे यहीं पे सब बैठे बैठे उसमें AWS में प्रोग्रामिंग शुरू कर देते हैं अपने, एग्जैक्टली। अपना जो हम वो लैपटॉप में यूज़ करते हैं, अपना कंसोल में यूज़ करते हैं। क्या मैं AWS की तरह अपना कंसोल बना सकता हूँ लेकिन यूज़ AWS कर रहा हूँ? पॉसिबल है? जी सर। बिल्कुल पॉसिबल है। किसकी मदद से? AWS के SDK की मदद से। SDK से। आपने अपना डैशबोर्ड बनाया किसके ऊपर? रिएक्ट के ऊपर। और आपने कह दिया कि यार मेरे पास वर्चुअल मशीन्स कितनी अवेलेबल है, मतलब कितनी बनी हुई हैं, EC2 की मशीन्स कितनी बनी हुई हैं। तो आप वहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर काउंटिंग्स दिखा सकते हैं। आप यहीं से बटन प्रेस करें कि अपने डैशबोर्ड रिएक्ट के डैशबोर्ड से क्रिएट EC2 इंस्टेंस। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका EC2 का इंस्टेंस भी बन सकता है। तो वो सारा किसके थ्रू बनता है? AWS की SDK यूज़ करनी पड़ती है उसके लिए, ठीक है। तो ये देखिए प्रोग्रामेटिकली आप सारे काम करवा सकते हैं, जो कि हम अभी इसके मैनेजमेंट कंसोल से करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं कंसोल के ऊपर। अब ज़रा गौर से देखिएगा, ये तो थ्योरी थी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, वो भी मैंने सिर्फ रिवाइज की। अब हम चलते हैं IAM के ऊपर। IAM पे यहाँ से भी जा सकते हैं, और कहाँ से जा सकते हैं? ऊपर सर्च का ऑप्शन है, वहाँ से भी जा सकते हैं, और एक सर्विसेज का ऑप्शन है, वहाँ से भी जा सकते हैं। ये रहा सर्विसेज। यहाँ से मैं IAM के ऊपर जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सारी IAM और ये बहुत सारी सर्विसेज मौजूद हैं, यहाँ से भी जा सकता हूँ। ऑल सर्विसेज करूँगा तो ऑल सर्विसेज, या रिसेंट विजिटेड सर्विस, या फेवरेट आप कर दोगे तो आपकी जो फेवरेट सर्विसेज है वहाँ आ जाएगी। अगर मैं ऑल सर्विसेज करूँगा तो ये आपका ऑल सर्विसेज आ गई इस तरीके से, ठीक है। या तो फिर एक तरीका यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ IAM, तो ये आपका IAM की सर्विस आ गई। इसी तरीके से अगर मुझे नेक्स्ट हम देखेंगे EC2, तो ये मैंने सर्च किया यहाँ पे EC2, तो ये थोड़ा सा हैंडी है, काफ़ी हैंडी है। अब ये देखें, ये मुझे ये क्या कह रहा है? एक ग्रुप बना हुआ है, एक यूज़र बना हुआ है, 2 रोल्स हैं, पॉलिसीज कुछ नहीं बनाई हुई हमने, ठीक है। ये यहाँ इसका समझ छोटा सा डैशबोर्ड दिया हुआ है। अब इसके अंदर MF ऐड नहीं है, तो हमने लास्ट क्लास में पहले यूज़र देख लेते हैं कितने यूज़र्स बने हुए, फिर MFA की तरफ चलते हैं। ये मैंने लास्ट बनाया था यूट्यूब पे बैठ। कैसे यूज़र बनेगा जल्दी से हम वो भी कर लेते हैं दोबारा से। ऐड यूज़र, मैं यहाँ कह देता हूँ चलो नाम, यहीं से आप मल्टीपल यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जितने यूज़र्स ऐड करना चाहें तो वन गो में भी ऐड हो जाता है। तब ये देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। क्या क्या दी हुई है ज़रा पढ़िए इसको। लास्ट क्लास में हमने देखा तो था लेकिन हमने डिस्कस नहीं किया था। यस सर। क्या है ज़रा बताएं इसको। सर एक मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस है और दूसरा जो है वो सेक की है। एग्जैक्टली। दूसरा है मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस है और एक प्रोग्रामेटिकली एक्सेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पर चेक लगाऊंगा तो मैं इसको CLI वगैरह से भी यूज़ कर सकता हूँ इस यूज़र को, टू बी वेरी स्पेसिफिक है। इस यूज़र की बात कर रहा हूँ अभी। तो मैं चाहता हूँ यार इस यूज़र को सिर्फ और सिर्फ CLI से एक्सेस हो, थोड़ी देर के लिए मैं ये कहूँ, तो मैं सिर्फ इस पर चेक लगाऊंगा कि भाई ये सिर्फ CLI से आएगा, इसको मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस मुझे नहीं देना। और अगर मैं कहूँ कि यार नहीं, इसको CLI से नहीं करवाना, इसको मुझे सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कंसोल से करवाना, तो ये इसको मैनेजमेंट कंसोल का समझ में आती है बात। मैनेजमेंट कंसोल का मतलब ये ब्राउजर के ऊपर जो हम देख रहे हैं इसका AWS का मैनेजमेंट कंसोल। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको ये एक्सेस देना है तो हम ये एक्सेस देंगे। और क्या मैं दोनों दे सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल दोनों भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये लास्ट में क्या ऑप्शन दे रहा है? ये यूजर कैन चेंज द पासवर्ड व्हेन ही अब लॉग ये भी इन। डिपेंड करता है ना। अब हर कंपनी की पॉलिसीज डिफरेंट होती है। हर कंपनी, एक कंपनी कहती है कि यार नहीं, यूज़र का पासवर्ड तो मैं ही उसको चेंज करके दूंगा, वो खुद ना चेंज कर सकते, तो वो हटा देगी ये पॉलिसी। ये देखिए पॉलिसी बनी हुई है। अब ये है कि इस यूज़र पे आप पॉलिसी हो सकती, क्या ये पॉसिबल है कि मैं कुछ यूज़र के ऊपर पॉलिसी लगाऊं कि वो चेंज कर सके, और कुछ यूज़र पे पॉलिसी लगाऊं कि वो चेंज ना कर सके? हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये पॉलिसी है। तो ये यूज़र स्पेसिफिक भी कर सकता हूँ और साथ साथ ग्रुप स्पेसिफिक भी कर सकता हूँ, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ से हटा देता हूँ, कहता हूँ इसको CLI का एक्सेस दे देता हूँ।
ठीक है, ग्रुप बना हुआ है। अब मैंने एडमिन का ग्रुप बनाया तो उसमें एक पॉलिसी अटैच की हुई है ये वाली। क्या मैं थोड़ी देर के लिए इसी वाले ग्रुप के ऊपर चल के और पॉलिसी चेंज परमिशन करनी। देख सकता हूँ? हाँ, ये देखिए यहाँ पे अभी एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दिया हुआ है मैंने। मैं यहाँ पे कुछ और कर सकता हूँ EC2। यस सर। तो अब यहाँ पे EC2 की इसको परमिशंस आ जाएगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं थोड़ा सा आगे चलते हुए। तो ये परमिशंस हैं इसके यूज़र ग्रुप। मैं बैक करता हूँ वापस, बल्कि एक परमिशन देख लें जल्दी से। ये मैं न्यू कर लेता हूँ। न्यू करता हूँ तो यूज़र टू एडमिन नहीं, ये तो यूज़र, ये यूज़र ग्रुप के अंदर मैं यूज़र्स को ऐड करने जा रहा हूँ। अभी मुझे ग्रुप के अंदर यूज़र्स को ऐड नहीं करना, मुझे खुद एक ग्रुप बनाना है। ठीक है, क्रिएट अ ग्रुप, ये रख। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। EC2, अभी मैं इतनी देर से EC2 की बात कर रहा हूँ। सर्च, तो ये देखें। अब आप चाहते हैं कि यार EC2 का इसको फुल एक्सेस होना चाहिए, आप कह रहे हो नहीं यार सिर्फ इसको रीड ओनली एक्सेस होना चाहिए। तो इस तरीके से ये देखिए सारे एक्सेसेस मौजूद हैं इसके पास। अभी हमने पॉलिसी, पासवर्ड की पॉलिसी देखी थी, ये देखिए। आप चाहते हो कि यार एक नया ग्रुप बन जाए जिसमें पासवर्ड की पॉलिसी चेंज हो सके, तो वही उस ग्रुप के अंदर ऐड करें। क्या एक यूज़र 2 ग्रुप्स का मेंबर हो सकता है? यस सर। ठीक है, ठीक है, हम इस ग्रुप पे, इस यूज़र पे चलते हैं और इस यूज़र के देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ इसके साथ। ये देखें, यहीं से पता चल गया अभी हम खड़े हुए यूज़र के ऊपर, ये यूज़र की समरी है। ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, कौन सा ग्रुप है, टैग हमने देखा था ना, टैग तो आपको सबको पता है। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, ये है एक्चुअली कंसोल वाला काम। पहले मैं एक दफ़ा पूरा एक यूज़र बनाऊँ, फिर आपको ये सिक्योरिटी कार्ड। सर सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है प्लीज़। भैया आपकी प्रॉब्लम है? नहीं मेरे मोहतरम, मेरी तरफ प्रॉब्लम नहीं है प्लीज़। क्योंकि आपकी आवाज़ जो है ना बहुत आई थिंक आमिर साहब, हाँ आपके शायद माइक या किसी के अंदर प्रॉब्लम है। जब आप बोल भी रहे हैं ना तो आपकी डिस्टॉर्शन काफ़ी आ रही है। माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि शायद आपकी तरफ से हो, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ थोड़ा सा ज़ोर से बोल देता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा भाई, गुलाम भाई की ID बनाते हैं हम। ठीक है, इनको हम देंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामेटिकली एक्सेस देंगे, उसको एडमिन ग्रुप का ये पार्ट बना देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ दिखानी थी, ये ज़रा गौर से देख लें। यहाँ पे एक तरीका ये है कि मैं ग्रुप ऐड करूँ और यूज़र को असाइन करूँ, और ये क्या तरीका है दूसरा? परमिशन प्रीवियस बने हुए ग्रुप को जो, हाँ पहले के कुछ यूज़र्स आपके बने हुए हों और आप कह रहे हो कि यार इस यूज़र भी हमने देखा था ना ग्रुप के अंदर जिस तरीके से पॉलिसीज आ रही थी, तो यहाँ से आप टू बी वेरी स्पेसिफिक अगर कोई पॉलिसी अटैच करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं कह देता हूँ यार इसी ग्रुप का मेंबर बना दो एडमिन का की वॉट एवर टाइप एडमिन का, रोल एडमिन का टाइप एडमिन, जो भी दिल करे आपको टैग है ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एडमिन ग्रुप का हो गया, टाइप एडमिन है, ये इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शंस मतलब एक समरी आ गई, आप चेक कर लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक चीज़ होती है डाउनलोड CSV, लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अभी आप ज़रूर देखिएगा। जब भी आप यूज़र बनाएं तो इसकी एक CSV होती है जिसके अंदर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आती है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, डाउनलोड कर लिया, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये गुलाम है, इसका पासवर्ड नहीं है। इसका पासवर्ड क्यों नहीं है? सर सेट ही नहीं किया। हाँ पासवर्ड सेट नहीं किया, ठीक है, नहीं आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो चीज़ों की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ? सर API एक्सेस कर सकते हैं। मैं CLI से इसको लॉगिन करवा सकता हूँ। हाँ मैं इसको CLI से एक्सेस कर सकता हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, अभी देखते हैं।
इसको मैं करूँगा नहीं, ये आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ स्टेप बता देता हूँ कि किस तरीके से होगा ये। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इसके लिए AWS के अपने सिस्टम में AWS इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेट्स से मैं कहता हूँ AWS, आप लोग लिनक्स यूज़ करते हैं ना? लिनक्स या विंडोज़ वॉट एवर, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? तो ये देखें, ये सारे तरीके बताए हुए हैं सिंपल से। ये लिनक्स का बताया हुआ है। ये आप एक यूटिलिटी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा एंड सो ऑन, ठीक है? ये आप फॉलो कीजिएगा तो इसकी मदद से आपके पास AWS की CLI इंस्टॉल हो जाएगी। AWS की CLI इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना, अब ये सवाल है। उसके बाद हमें एक कमांड लिखनी पड़ती है टर्मिनल में जाके, कौन सी, जब आपके पास AWS इंस्टॉल हो जाए तो, और आपको अगर एक्सेस करना है इसको तो AWS कॉन्फ़िगर लिखना पड़ता है। मैं लिख देता हूँ। पहले तो आपको चेक करने का क्या तरीका है, AWS इंस्टॉल सही तरीके से हुआ या नहीं। तो आपको करना पड़ेगा AWS वर्जन, ये बताएगा कि आपके सिस्टम के अंदर AWS इंस्टॉल हुआ है या नहीं, जैसे हम यूजुअली करते हैं नोड वगैरह के लिए। इसके बाद हमें लिखना पड़ता है AWS कॉन्फ़िगर। अब ये क्या करेगा, AWS को कॉन्फ़िगर करेगा। कॉन्फ़िगर या कॉन्फ़िगर है, ठीक है? अब देखिए ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है मुझसे, की मांग रहे। यस सर, मुझे CSV में थी जी, CSV में था। चले CSV जल्दी से। तो हमने ये वाली की उठाई, पेस्ट। अब ये पूछेगा क्या, सीक्रेट है। मेरी सीक्रेट की अभी तक सीक्रेट की रही नहीं। इसके बाद ये पूछेगा रीजन। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए जो डिफ़ॉल्ट है वो यूज़ कर लेते हैं। कौन सा डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ रहा है अभी? US East ग्लोबल, US East 1, ठीक है? फॉर्मेट नन, ठीक है? डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट अभी हम कुछ भी नहीं बता रहे, इसको ख़त्म हो। अब हम इसके अंदर कमांड होती है, आई थिंक मुझे सही से याद आ जाए क्योंकि मैं ज़्यादातर ये यूज़ नहीं करता, लेकिन है क्या था, EC2 यूज़र्स लिस्ट, EC2-users CLI EC नहीं, यूज़र्स लिस्ट था। लिस्ट ये रहा लिस्ट व्यू। किस तरीके से देख लेते हैं इसको। AWS IAM लिस्ट, ठीक है? तो क्या यही यूजर्स बने हुए हैं? जी सर। यस सर। एक और चीज़ भी जल्दी से करके देखते हैं जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे, वो चीज़ भी एक साथ हो। ठीक है, वो हम चलते हैं गुलाम के अंदर वापस, यूज़र के अंदर। यही वाला काम जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना, यूज़र्स, यही चीज़ आ रही है, ठीक है? मैं चलता हूँ नाम वाले यूज़र के अंदर, इसके अंदर हम चलते हैं पॉलिसीज़ के अंदर। इसको मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें से ना IAM यूज़र की पॉलिसी हटा देता हूँ। इससे क्या होगा मुझे कोई बताए?
ऑथेंटिकेट नहीं करेगा। IAM यूजर्स को देख नहीं सकेगा, ठीक है। सर अभी तो एडमिन एक्सेस है ना? अभी एडमिन एक्सेस है। मैं एडमिन एक्सेस अगर इसका रिमूव कर दूं तो क्या होगा, तो बताएगा। तो वो लॉगिन ही नहीं हो सकेगा। लॉगिन ही नहीं हो सकेगा फिर तो, ठीक है। अब हम चलते हैं ग्रुप के अंदर। इस ग्रुप के पास हमारे पास 2 यूजर्स आ रहे हैं। मैं इसकी परमिशंस पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ आई थिंक यूजर्स ही है। आइए, सर जो एडमिन जॉब है वो तो फिर सब एडमिन्स के लिए हट जाएगा, तो फिर आप कहीं से भी नहीं देख सकेंगे यूजर्स। कोई मसला है ये क्या, ठीक है। अभी हम कह देते हैं इसको द यूजर ग्रुप विल लूज द परमिशन, ठीक है। क्या अब ये यूजर जो था गुलाम, क्या अब ये परमिशन है इसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस की, ठीक है। परमिशन ही हट गई है। जहाँ पर एडमिन था उसमें अब ये नहीं है। नाउ लेट्स सी क्या कह रहा है। एक्सेस डिनाइड। एक्सेस डिनाइड क्यों एक्सेस डिनाइड हो गया? तो वो आपने मैंने इसकी परमिशन हटा दी। तो अब ये देखेंगे जब मैंने इसकी फौरन से परमिशन हटाई तो इसने फौरन से बिहेव कर दिया, ठीक है। मैं क्या देता हूँ एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। आई थिंक स्टार्टिंग में ही आता है एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। ये एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, ठीक है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये भी है। मैं कहता हूँ आई एम रीड ऑनली एक्सेस, तो सिर्फ इसके बाद रीड ऑनली एक्सेस होगा। ये कुछ भी नहीं कर सकता। फुल एक्सेस दूंगा तो फुल एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी पॉलिसीज इसमें ना बेतहाशा पॉलिसीज हैं। वो यही है कि आप लोग एक दफ़ा ऐड करके ज़रूर देखिएगा अपने पास यूज़ करके। तो उसके बाद वापस एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिसी आ गई। अब मैं वापस एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिसी से देखूंगा तो डेफिनेटली इसको थोड़ा सा शायद टाइम लगे लेकिन हो जाएगा। हो गया, ठीक है। तो ये हमने देखी पॉलिसीज़ वगैरह इसकी AWS की, इसको एक्सेस भी करके देखा। अब मुझे ये बताएं कि जो पहला वाला यूज़र था, पहले वाले यूज़र को तो मैंने अभी मैं गुलाम से लॉगिन हूँ। अभी मैं यूट्यूब से अगर लॉगिन होना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे तो मैंने पासवर्ड वाला सेट किया था कंसोल से। अब क्या करूँ उसके लिए? तो कंसोल से जाके लॉगिन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ इसको एक्सेस देना तो मैं यहाँ से भी इसको एक्सेस दे सकता। क्या सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स ये रहा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको जनरेट करूँगा तो अब इसकी CLI बन जाएगी। कोई मसला यहाँ तक? ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पे चेक लगा दिया तो अब आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। हो सकता है, ये रहा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसको CLI का एक्सेस देना तो ये रहा। इसको मैं यहाँ से CLI का एक्सेस दूंगा। यहाँ से मैं क्रिएट करूँगा तो ये मेरी एक वार्निंग जनरेट होगी और वही वाला काम। इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि ये एक दफ़ा CSV जब हम यूज़र बनाते हैं तब ये शो हो रहा होता है, इसके अलावा ये शो नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जब यूज़र बनेगा तब आपको ये वाली जो CSV की फाइल है इसको संभाल के अपने पास सेव करके रखनी है, क्योंकि अगर ये मिस हो गई तो आपको दूसरा यूज़र बनाना पड़ेगा, उसकी कीज आपको नहीं मिलेगी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। और हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूँगा यार माइक म्यूट कर देना दोस्त। अच्छा, और मैं आप लोगों से ये सजेस्ट करूँगा जब भी आप अपना कोई ये टेस्टिंग कर ले, सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर ले, तो जो आपने काम किया हो उसको आपको क्या करना है, उसको टर्मिनेट करना है, डिलीट करना है, ठीक है। कोशिश ये करनी है आपको। इसका रीज़न क्यों ये मैं कह रहा हूँ आपसे, कोई बताएगा मुझे? सर बिलिंग, हाँ, ताकि हिस्ट्री जनरेट ना हो सर। हिस्ट्री का मसला नहीं है। हिस्ट्री भले जितनी भी जनरेट हो उससे कोई लेना देना नहीं है। मसला बिलिंग का है। कोई आपने गलती से कोई ऐसी चीज़ करता है
तो इस पे अब मैं आपसे कहता हूँ कि यार ये मैं IM की रोल्स बना रहा हूँ, क्या इसकी बिलिंग है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा आपको? या मैं अभी EC2 यूज़ करूँगा तो ऐसा तो नहीं है मैं EC2 यूज़ कर लूँ, बिलिंग में आ जाऊँ, मुझे कोई बिल आ जाए, इसका क्या तरीका है? सर कोई बताएगा जल्दी से? SLA नहीं, SLA तो सर्विस लाइसेंस एग्रीमेंट है होता है। हम लिखते हैं AWS फ्री, ठीक है, AWS फ्री टियर चेक करते हैं हम लोग, खुल जाओ सेम। इसमें हमारे पास एक पूरी डिटेल आ जाएगी सर्विसेज की ना, ये देखें, ये रही। अभी हम क्या यूज़ करने जाएंगे थोड़ी देर में, EC2, ये रहा। तो ये कितने घंटे पर मंथ फ्री मिलेगा आपको? 750 आवर्स। ठीक है, तो यानी एक मशीन आपने रन की, 1 मिनट आपने यूज़ किया तो आपका 1 मिनट कंज्यूम हो गया। अब आपके पास हो गए 749, 2 मिनट कंज्यूम किया, अब हो गया 748। ठीक है, ये इस तरीके से चल रहा होता है। अगर आपकी 3 मशीन चल रही है और तीनों को एक मिनट हो गया तो सर मैंने पढ़ा था कि बिलिंग में पर आवर करता है, पर मिनट नहीं पर आवर करेगा, ऐसा है क्या? हाँ, बिलिंग के अंदर पर आवर हो सकता है, लेकिन आई थिंक मेरा जो जहाँ तक ख्याल है वो मिनट का ही चार्ज कर रहा होता है। जैसे इसकी मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी एक प्राइस लिस्ट भी आएगी, अभी मैं दिखाता हूँ। तो उस प्राइस लिस्ट के अंदर भी यही होता है, मैं दिखाता हूँ आपको, 2 मिनट दें मुझे। खैर ये देख लें, सारी सर्विसेज मौजूद है। आप जो स्टोरेज यूज़ करते हैं वो आपको कितनी मिलती है स्टोरेज यूज़ करने के लिए? 5 GB। फ्री टाइम में 5 GB, ठीक है। और इसी तरीके से ये देखें, डेटाबेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये पूरी एक डिटेल मौजूद है, ज़रा आप देख लीजिएगा। हम करते हैं IM की बात। IM ऑलवेज फ्री एक दफ़ा देख लेते हैं, ऑलवेज फ्री में क्या क्या मौजूद है। फ्री टायर, इसके अंदर IM की जो सर्विस है ना वो फ्री है, और उसके अंदर आई थिंक 5000 यूज़र्स होते हैं, जहाँ तक मुझे याद है, जितना मैंने देखा था, काफ़ी टाइम हो गया। यहाँ पर सर्च करते हैं IAM सर्विस। IM सर्विस जो है वैसे वो फ्री होती है, जो भी हम बना रहे हैं, जो ग्रुप्स बना रहे हैं, वो 5000 यूज़र्स हम ऐड कर सकते हैं। इट्स मोर देन गुड इनफ वैसे, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ये आप लोग, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो भी हम इसमें आगे जाके यूज़ करेंगे। तो EBS हमारे पास स्टोरेज सर्विसेज जो है इसकी, ये बता रही है 30 GB के हम इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं फ्री, और ये हम करके देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये देख लें, ये आपके पास बहुत सारी सर्विसेज जो काफ़ी हद तक फ्री है। अब आगे चलते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट कि मैं जो कह रहा हूँ कि यार ये सर्विस हमें यूज़ करनी है, अब जो सर्विस चार्ज होगी वो हमें देखनी पड़ेगी कि चार्ज है नहीं है, इस तरीके से आगे बढ़ना, ठीक है। ओके, वेल SLA हो गया। हाँ, एक और चीज़ मैं देख के बता देता हूँ, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी आप लोगों से कि हम रीजन पे क्यों जाते हैं। रीजन पे हम लेटेंसी भी चेक कर रहे होते हैं कि क्या मैं जिस रीजन पे जा रहा हूँ उस पाकिस्तान से उसकी क्या लेटेंसी अच्छी है। तो हमारे पास एक यूटिलिटी सर रीजन पे जाने का एडवांटेज ये भी होता है ना कि वहाँ पे बिलिंग हमें चीप भी मिल सकती है, जैसे कि वेनेजुएला में। बिल्कुल, वो आता है, उस पे भी आता हूँ। ओके, अभी हम लेटेंसी चेक कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम उसकी तरफ जाता है। अब उसके बाद फिर हम उसकी तरफ जाएंगे, बिलिंग की तरफ। अभी मैं बिलिंग के ऊपर भी आ रहा हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट देते हैं। पहले हम लेटेंसी चेक कर लेते हैं। अब ये देखें लेटेंसी क्या चेक कर रहा है, इसने खुद ही मेरी IP उठा ली पब्लिक, उसको पता है कि मैं पाकिस्तान में, और वहाँ से रिलेटेड ये लेटेंसी चेक कर रहा है। तो आप लोग अपने पास भी करके देखें, आप लोग सारे अपने पास करके देखें। मैं आप लोगों को चैट में देता हूँ, देखिए आपके पास अलग अलग हो सकता है। आए, ये देखिए, ये देखिए लेटेंसी शो कर रहा है, कैसी लेटेंसी चल रही है, ज़्यादा भी है कम भी है। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये देखें लेटेंसी शो कर रहा है ना ये आपको, अभी कंप्लीट नहीं हुई, चल रही है परफॉर्मिंग। तो ये देखें किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में कम है, इस तरीके से ये। अब ये देखें नीचे रीजन्स बताया मैं आपको, यहाँ पे अभी पूरी लिस्ट आ जाएगी एक,
कि किस में कितने मिनट्स हुए हैं, क्या कितने मिली सेकेंड लगे हैं। तो ये लोग आप अच्छा, अब मुझे एक सवाल बताएं ज़रा जल्दी से। ये तो एक अभी थोड़ी देर में इसका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, कि कौन सा रीजन मेरे से करीब है, मुझे कौन सा रीजन यूज़ करना चाहिए। ये तो एक अलग टॉपिक है। अब पहले तो मुझे ये बताएं, अभी मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ तो ठीक है, मेरे लिए तो आसान हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका कोई यूएस का क्लाइंट है, यूएस का क्लाइंट मुझे कह रहा है कि यार यूएस में मैं यूएस में हूँ, मेरे यूजर्स भी यूएस में। अब मुझे कोई ऐसा रीजन चाहिए जो यूएस की लेटेंसी को मैच करे, मतलब अच्छा चल रहा हो। तो क्या करना चाहिए? मैं तो ये तो हमेशा जब भी मैं इसको ओपन करता हूँ ये पाकिस्तान की लोकेशन उठा लेगा, मैं किसी भी जगह से भी कर लूँ, लाहौर इस्लामाबाद से। तो इसका क्या तरीका है? या तो VPN या फिर एक वर्चुअल मशीन बना के जिसका रीजन हम वो रख लें। एग्जैक्टली VPN चाहिए होगा इसके लिए। अब VPN से क्या होगा, आप जिस रीजन में आप जाना चाहते हो उस रीजन का VPN आपने कनेक्ट किया उस कंट्री का, और फिर वहाँ से आपने ये वाली वेबसाइट खोली ओपन की, तो फिर ये डेफिनेटली उस VPN की मदद से वो वाला कंट्री सेलेक्ट करते हुए वहाँ से उसकी लेटेंसी निकालो। क्लियर है? जी सर। यस सर। ये लेटेंसी अच्छा। लेटेंसी क्या मतलब, इससे हमें ये पता चल जाता है जैसे आप कर रहे हैं स्पीड यानी मैं इसकी स्पीड समझ लिया। मैं अपने कंप्यूटर से अपने नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करूंगा तो वो थोड़ा फास्ट होगा, और मैं अपने कंप्यूटर से आपके राइट साइड कंप्यूटर को वाला ये दिखा रहा है 500 1000 1500 ये देखना है। ये हाँ एग्जैक्टली ये बता रहा है ना, ये देखिए लेटेंसीज बता रहा है कि कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है। जिसकी ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या है, वो आपके रीजन से दूर है, एक्सेस करना आपको मुश्किल होगा। ठीक है, ठीक। अभी देखिए मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छी लेटेंसी नज़र आ रही है ना, वो एक ये आई थिंक 150 तक की नज़र आ रही है। ये शायद ये पिंक वाला हो सकता है, मेजेंडा कलर हो सकता है, शायद ये ग्रीन वाला भी हो सकता है। ऐसा है, ग्रीन वाला भी मोर और लेस 120-130 के अंदर ये आ रहा है। ये देखें, ये तो ये बता रहा है कि आपकी कंट्री से आप इस सिस्टम्स को पिंग कर रहे हैं। ये एक्चुअली करता है क्या है, सारे रीजन्स के सिस्टम को पिंग करता है और देखता है कि वहाँ से किससे जल्दी रिस्पांस आ रहा है। तो ये देखिए ये रिस्पांस अभी सबसे लेट रिस्पांस यहाँ पे आया हुआ है। कितने पे आया हुआ है भाई? ये मोर और लेस 480 या 490 के ऊपर आ रहा है ये। अब ये ग्रीन वाला कलर कौन सा है? आई थिंक ये बता रहा है कि ये चाइना है, जबकि चाइना हमारे पड़ोस में है, लेकिन सबसे ज़्यादा लेटेंसी उस पर आ रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से सर ये चेंज होती रहेगी, ये चेंज होती रहेगी या ये फिक्स है? मतलब ये फिक्स नहीं होती, डेफिनेटली चेंज होती रहती है, लेकिन इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि यार मेरे सिस्टम से कौन सी नज़दीक है। अब मैं इसको हर दफ़ा कराऊंगा तो हो सकता है मिली सेकेंड्स का कुछ फ़र्क ज़रूर है, लेकिन मोर और लेस अगर इससे कंपेयर करूंगा तो डेफिनेटली इतना तो फ़र्क नहीं आएगा ना। ये अभी कितने पे खड़ा हुआ है? ये 188 पे 488 पे है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो गया तो 470 हो जाएगा, या बुरा हुआ तो 490 हो जाएगा। ये समझ लें आप, थोड़ा सा प्लस माइनस हल्का सा। ठीक है, अच्छा सर ये लेकिन चाइना हमारे से नजदीक है तो बैडमिंटन तो ये लेटेंसी तो हमारी ठीक होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा क्यों, वजह क्या हो सकती है? डिपेंड ये करता है, चाइना हमारे से नज़दीक है ना। AWS ने जो अपना रीजन बनाया हुआ है वो अपने हिसाब से देख रहा है ना चीज़ों को। ठीक है, AWS का भी तो अपना एक जाल बिछा हुआ है ना। अब हो सकता है कि हम जो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट चाइना को एक्सेस कर रहे हो, ये कहीं और से घूमता हुआ हमारे पास पाकिस्तान आ रहा हो, चाइना उससे दूर जा रहा हो, डिपेंड करता है ना। ये तो AWS का एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें तो आप कुछ नहीं कह सकते। ओके, अच्छा अब एक सवाल है मेरा आपसे। आपने देखा, चले मैं अभी बात कर लेता हूँ इन दोनों की ना। ये एशिया स्पेसिफिक है और ये यूरोप है, ठीक है, दोनों प्लस माइनस ही चल रहे हैं। ठीक है, अभी ये करते हैं कि मेरे लिए सबसे अच्छा चल रहा है, थोड़ी देर के लिए हम ये देखते हैं यूरोप। अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं, मैं जाता हूँ यूरोप में। अब एक सर्विस है जो कि यूरोप में है, टैक्स एडिटर आ जाते हैं
अब मुझे ये बताएं, हमने 2 रीजन्स अभी देखे थे, यूरोप भी है अच्छा है मेरे लिए और एशिया स्पेसिफिक भी अच्छा है, एशिया। ओके, अब मैं जाता हूँ कोई एक सर्विस यूज़ करने के लिए, मैं कह लेता हूँ EC2 थोड़ी देर के लिए। अब मैं कहता हूँ यार EC2 के यहाँ पे जो यूरोप की लेटेंसी बहुत अच्छी है, ये बहुत गुड है मेरे पास, और ये थोड़ा सा प्लस माइनस है, थोड़ा सा नीचे आता है। अब मैं कहता हूँ कि यार इसकी जो EC2 की प्राइसिंग है ना वो है $1, लेकिन जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसकी जो EC2 की प्राइस है वो $0.82 है, सेंट्स बेसिकली। अब मुझे बताएं कि क्या कहते हैं आप, मुझे लेटेंसी को देखना चाहिए या पैसे को देखना चाहिए? अब सवाल है आप लोगों से। लेटेंसी को देखना चाहिए, सर क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली, इट डिपेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स, यस। किसी क्लाइंट के पास ये कहता है कि यार ठीक है मेरे पास पैसे पड़े, आई गो फॉर लेटेंसी। बिल्कुल वही है ना, ये प्रेफरेंस की बात होती है। अब ये डिपेंड करता है, वेरी करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। कुछ क्लाइंट के पास पैसा अच्छा खासा है, वो कहता है यार कोई मसला नहीं है, लेटेंसी बस मेरी एप्लीकेशन अच्छी चलनी चाहिए। और कोई क्लाइंट ऐसा है वो कहता है कि यार कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2-3 सेकंड्स का ही फ़र्क पड़ेगा तो ठीक है, अभी एशिया पे चलते हैं, थोड़ा पैसा बचा लेंगे इससे। तो डिपेंड्स, ये टोटली एक अलग डिबेट है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। हाँ, आप होते तो डेफिनेटली आप और मैं लेटेंसी को देखते, क्योंकि इसके परफॉर्मेंस और यूजर्स वाली बात आ जाती है। तो लेकिन बाद में चेंज भी हो सकती है लेटेंसी, मतलब बाद में हमें जैसे हमने अभी चाइना से कनेक्ट करवाया, बाद में कहीं और से चले जाए, जहाँ सस्ता पड़ रहा है वहाँ चले जाए, इस तरह का कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना सर्वर मूव करवा सकते हैं कहीं भी, डेफिनेटली। लेकिन फिर वही वाली बात है ना, वो बहुत सी सर्विसेज कुछ रीजन्स में अवेलेबल है, बहुत सी सर्विसेज कुछ रीजन में अवेलेबल नहीं है। अब यही वाले टॉपिक यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये लेटेंसी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे EC2 के साथ मुझे कोई एक और सर्विस यूज़ करनी है, लेट्स से EBS। वैसे EBS तो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन फॉर द टाइमिंग कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये EBS मेरे पास यूरोप में अवेलेबल है नहीं है, लेकिन एशिया में। अब मैं क्या करूँ, अब बताओ दोस्तों। अब ये एक और नया केस आ गया ना आपके सामने। आप कह रहे हो कि मेरे पास पैसे भी हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हो मुझे लो लेटेंसी भी चाहिए, आपने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर तो यूरोप पे चलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सर्विस आपको यूज़ करनी है वो यूरोप में है नहीं, यूरोप के रीजन में। फिर मैं क्या करूँ? गो फॉर एशिया। डेफिनेटली फिर गो फॉर एशिया। तो स्पेसिफिकली फिर वही सर्विस यूज करेंगे सिर्फ यूरोप से, दूसरे रीजन से जहाँ सर्विस अवेलेबल होगी, बाकी जो है फिर ये कर लेंगे यूज। मतलब यही मैं कह रहा हूँ, ये सारे फैक्टर्स हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स हैं बहुत सी। अभी आप सिर्फ EC2 यूज़ कर रहे हैं तो फिर ठीक है, अब आपको आगे जाके ख्याल आता है EBS यूज़ करना, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको रीजन मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यूजुअली ज़्यादातर यही होता है कि आप जब एप्लीकेशन बनाते हो उसको लॉन्ग टर्म सोचते हो कि अगर ये बड़ी एप्लीकेशन है, आगे जाके ये भी यूज़ करना हो सकता है, ये भी यूज़ करना हो सकता है, तो फिर आप उस हिसाब से डिसीजंस लेते हो। इस तरीके से नहीं होता कि आज मैं बैठ के बना रहा हूँ तो चल यार ये अभी इसमें गुड फिट है, आगे के आगे देखेंगे, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा सोचना पड़ता पहले, ठीक है सर। जो अच्छा, लोकल अब प्रोवाइडर इसके हैं लाइक PTCL हैं, उनकी लेटेंसी बेहतर नहीं होगी एज कम्पेयर टू जब AWS पे? वो भी तो सारे सर्विसेज दे रहे हैं मिलती जुलती। PTCL, हाँ जी सर, क्लाउड है ना उनके पास, क्लाउड फैसिलिटी देते हैं ना क्लाउड के ऊपर। लेकिन यार वो AWS वाला स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं होगा ना। टॉप तो 2-3 ही है ना, Azure टॉप पे चल रहा है, AWS चल रहा है, और एक और भी है, नाम सही से याद नहीं आता। हाँ, गूगल क्लाउड, एग्जैक्टली। इस तरीके से टॉप जो अगर आप देखें जिनके पास मार्केट शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो यूजुअली लोग वही प्रेफर करते हैं ना, क्योंकि जब इनके पास शेयर ज़्यादा है तो डेफिनेटली उनके पास सर्विसेज ऐसी मौजूद होंगी जो आपके पास PTCL दे नहीं रहा होगा। डेफिनेटली बहुत सी ऐसी सर्विसेज है जो गूगल नहीं दे रहा होता, लेकिन AWS दे रहा है, क्योंकि AWS सबसे पुराना है मार्केट के अंदर। तो डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ माइग्रेट ही कर सकते हैं रीजन को? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, रीजन्स को माइग्रेट कर सकते हैं। सर PTCL वर्ल्ड वाइड तो नहीं ना होगा? नहीं, वर्ल्ड वाइड ही होगा डेफिनेटली, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि सर्विसेज कौन सी उसके पास अवेलेबल है। अच्छा, मैं आ रहा था AWS की प्राइसिंग के ऊपर, वेब सर्विसेज।
ओके, ये देखें। अब जब हम EC2 पे जाएंगे तो और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास। इसके ये 4 टाइप्स होती हैं, इसको हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में, लेकिन अभी हम प्राइसिंग को देखते हैं थोड़ा सा। ये देखें, अभी हम ऑन डिमांड पे गए। अब ये देखें, ये प्राइसिंग इसकी यहाँ पे शो कर दी है। हम खड़े हुए ओहायो में ना, ओहायो में देखिए ये प्राइसिंग है इसकी। जैसे A1 अगर हम लेंगे तो इसका आवरली रेट ये देखें 0.0255 है। इसके ये रेट्स हैं। ये मशीन का साइज़ बता रहा, अभी हम देखते हैं ये क्या है, लेकिन ये रेट्स देखें अभी आप, ठीक है। ये अभी मैं कौन से रीजन पे खड़ा हुआ हूँ, अब ओहायो को। अब मैं रीजन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, चलते हैं फ्रीगा में। ये देखिए वो 05 पे था, ये 0068 पे खड़ा हुआ है। इस तरीके से ये देखिए थोड़ा सा रेट में फ़र्क आया, आपको नज़र आया, हल्का सा माइनर सा है, लेकिन ये जब हम कैलकुलेशन बड़ी होती है तो पता चलता है कि ये क्योंकि ये अर्ली रेट्स है। तो अब ये देखिए हम लोग अफ्रीका में खड़े हुए हैं, तो हमारे पास T3 X लार्ज की प्राइस 0.217 सेंट्स मौजूद है। जबकि जब मैं कहीं और चलता हूँ तो ये देखें अलग अलग, इसमें सिर्फ यही वाले अवेलेबल हैं इस रीजन में। तो ये देखें यही वाले अवेलेबिलिटी बता रहे हैं। तो ये इस तरीके से प्राइसेस डिफरेंट होते हैं। यहाँ से आप प्राइसेस देख सकते हैं, यहाँ से आप अपने चेंज कर लें, आपको जो भी यूज़ करना है, विंडोज़ यूज़ करना है, लिनक्स यूज़ करना है। यहाँ से इंस्टेंस टाइप आप ऑल देख के आप जनरल पर्पस देख सकते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में क्या है। वर्चुअल CPUs कितने आपको चाहिए, तो 2, 4, 8 वॉटेवर, तो ये उससे रिलेटेड है। तो यहाँ से आप अपनी सेलेक्ट करके आपके प्राइसिंग का एक आइडिया हो सकता है आपको कि यार अगर मैं इस रीजन में जाऊँगा तो ये प्राइस होगी, इस रीजन में जाऊँगा तो ये प्राइस होगी। तो ये कैलकुलेटर इनका मौजूद है, तो आप ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। या सॉरी कैलकुलेटर नहीं, प्राइसिंग मौजूद है, लेकिन AWS का कैलकुलेटर भी मौजूद है हमारे पास। आई थिंक प्राइसिंग ये यहाँ से हम कर लेते हैं क्रिएट एस्टिमेट। तब ये देखिए एस्टिमेशन सर्विस सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी यूज़ कर लेते हैं। हम अभी ले लेते हैं EC2 की सर्विस। अब ये देखें यहाँ पे आप अपना ये सारी चीज़ें बताएंगे तो ये आपको एक कैलकुलेट करके ना एक एस्टिमेटेड प्राइस बता देगा। अब ये वही है, लिनक्स हम यूज़ कर रहे हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ योर इंस्टेंस आपने बता दी, ठीक है। क्वांटिटी आ गई। अब ये देखें असल चीज़ ये है, अब आप 1 ईयर का प्लान देखेंगे तो डेफिनेटली प्राइस ज़्यादा थोड़ी सी नज़र आएगी बानिस्बत 3 इयर्स के प्लान के। जब आप 3 इयर्स देखेंगे तो ये इसमें आपको और थोड़ा सा डिस्काउंट दे देगा। तो इस तरीके से ये देखें ऑन डिमांड प्राइसिंग चाहिए, ये भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये देखें नो फ्रंट का मतलब क्या होता है, पहले पैसे पहले नहीं हाँ पहले पैसे नहीं देने, नो फ्रंट। पार्शियल पेमेंट देनी है या आप सारा एक साथ दे सकते हो, तो ये भी है। अब डेफिनेटली इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। नो फ्रंट देंगे तो प्राइस में कुछ वेरिएशन आएगी, पार्शियल फ्रंट में थोड़ी सी वेरिएशन आएगी, ऑल फ्रंट में अच्छी खासी वेरिएशन आएगी, क्योंकि AWS को 3 साल के या 1 साल के पैसे पहले से ही मिल जाएंगे, तो वो डेफिनेटली आपको अच्छा डिस्काउंट दे रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है, जब आप अपनी एप्लीकेशन बनाते हो, जैसे आपको पता क्या है आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो डेटाबेस तो चाहिए ना। डेटाबेस तो एटलीस्ट ऐसी चीज़ें जो हमें हमेशा चाहिए होती है। तो आपने 1 साल की उसके लिए बुकिंग कर ली कि यार मुझे ये 1 साल के लिए ये वाली मशीन चाहिए फॉर डेटाबेस, तो उसकी प्राइसिंग आपने 1 साल में ले लिया तो आपको सस्ता पड़ता है बार निस्बत कि हम लोग जो मंथली बिलिंग चल रही होती है इनकी आर्ली बिलिंग्स के हिसाब से, ठीक है। ओके 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 ठीक है। तो ये प्राइसिंग कैलकुलेटर भी है, अगर आप देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं इसकी तरफ चलेंगे हम। समझ में आ रहा है?
Yes, पहला sir. सवाल तो ये है, थोड़ी सी थ्योरी भी है, मुझे बताना ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप असल में होता ये है कि जैसे ही आप AWS सर्टिफाइड होंगे तो आपका ये सारी चीज़ें आएंगी। एक कंपनी आएगी कहेगी कि यार मुझे एप्लीकेशन बना के ये डिप्लॉय करनी है AWS पे, फिर ये सारे फैक्टर्स आएंगे कि कौन सी मशीन चाहिए, कौन से रीजन में होना चाहिए, कौन कौन सी सर्विसेज वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी तो आप आगे सजेस्ट करोगे ना उस पर। ठीक है, ये ज़रा पढ़ लीजिएगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह के हवाले से है। AWS बजट, ये एक छोटा सा टॉपिक भी है, इसको भी हम देख लेते हैं। इससे क्या मतलब है AWS बजट से, क्या लगता है आपको AWS बजट? ये बजट से मतलब कि आप लोगों के पास है ना नोटिफिकेशंस आ जाती है, लेकिन आप कहते हो कि यार अगर मेरा 80% बजट यूज़ हो गया तो मुझे एक नोटिफिकेशन दे दो ताकि मुझे पता चले कि अब इस महीने का 80% हो गया तो मुझे ख्याल करना है वॉट एवर। इस तरीके से बजटिंग आप कर सकते हो इसके अंदर AWS के अंदर। छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते आगे चलते हैं। इसमें आपको बिलिंग में सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है, बिल्कुल डिटेल बिलिंग होती है इनकी, मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ कि इतना टाइम हुआ, ये हुआ तो आपको ये चार्ज हुआ, ये चार्ज हुआ, ये चार्ज हुआ। ये मेरे पास सर स्लो जी चल आपका रहा है नेट या काफ़ी स्लो है। ये मेरा नेट स्लो था तो आप लोगों को वॉइस में और सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है आई थिंक, यानी हाँ सर, वही बात है, आपकी वॉइस बिल्कुल सही आ रही है। वॉइस कभी कभी स्लो हो जाती है लेकिन सही है। चल भाई सबसे खैर ठीक है, बजट को अभी हम देखते हैं, जब ऑन हो जाता है तो इसके लिए रुकते नहीं हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। अब हम देखते हैं बजट के अंदर सिर्फ यही है, हम अलर्ट्स लगा सकते हैं ना, ईमेल में अलर्ट आ सकता है कि अगर 70% हो गया, 60% जो भी आप अपना बजट लगाना चाहते हो कि यार इतना हो जाए तो रोक दो, ईमेल आ जाए व्हाटएवर, तो ये सारा काम हम कर सकते हैं। खुलेगा तो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जब तक हम आते हैं EC2 क्या है तो जल्दी से मुझे बताएं, मैं इतनी देर से कह रहा हूँ EC2 पे हम जाएंगे। EC2 वर्चुअल मशीन है, ये वर्चुअल मशीन है, जैसे आपकी फिजिकल मशीन्स होती हैं तो इस तरीके से हमें AWS के क्लाउड के ऊपर हमें एक वर्चुअल मशीन्स मिल जाती हैं, वही वाली वर्चुअल मशीन होती है जो आप अपने पास सिस्टम। सर EC2 जो है ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस होती है, आई थिंक सो। EC2 हमारे पास वर्चुअल मशीन्स होती हैं एक्चुअली, इंफ्रास्ट्रक्चर। जी बोलिए। मशीन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। वर्चुअल मशीन लाइक दैट मशीन के जो हम अपने सिस्टम पे यूज कर रहे हैं है वो मशीन, लेकिन मतलब किसी और दुनिया की जगह में पड़ी हुई है, हमारा यस एग्जैक्टली ऐसे ही सर इसमें एक होती है शेयर्ड होस्टिंग, यानी कि एक बड़ा सर्वर लगा हुआ है जिसमें कोई 10,000 TB की हार्ड लगी हुई है, उसमें हमें एक पार्ट दे दिया। ये वो है कि ये एक अलग बाकायदा सिस्टम ऑन किया हुआ हमारे लिए अंदर है। डिपेंड है ये, इसमें ऑप्शंस हैं, आप चाहते हो कि आपके लिए पूरा इनका टू बी वेरी स्पेसिफिक हार्डवेयर हो तो ये भी हो सकता है, लेकिन अभी हम जो यूज़ करेंगे ये शेयर्ड होगा। शेयर्ड का मतलब कि एक बहुत बड़ी मशीन लगी हुई है इनके पास, ये समझ लें। असल में मशीन्स नहीं होती, ये मैं दिखा देता हूँ इनके पास क्या होता है। ये देखें इस तरीके से डेटा सेंटर्स होते हैं, ठीक है। ये रैक्स होते हैं, पूरे रैक्स मौजूद होते हैं और उस रैक्स के अंदर मशीन्स डाली हुई होती हैं। तो
हमारे पास जो EC2 या मतलब क्लाउड की बात करते हैं तो क्लाउड में देखिए इस तरीके से सर्वर्स होते हैं। अब ये सर्वर्स के अंदर है ना रैक लगे हुए होते हैं, रैक माउंट सिस्टम। ये देखें इस तरीके से, ये एक मशीन है, ये एक मशीन है जिसके अंदर अलग अलग होते हैं मशीन्स के अंदर बहुत सी जगह ऐसा होता है पावर सप्लाईज के रैक अलग मौजूद होते हैं, रैम के रैक अलग मौजूद होते हैं, प्रोसेसर्स के रैक अलग मौजूद होते हैं, हार्ड ड्राइव के रैक अलग मौजूद होते हैं। फिर हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, शेयरिंग कर रहे होते हैं। देखिए ये अभी एक डेटा सर्वर के अंदर आप समझिए रैक माउंट के अंदर ये देखिए मशीन इंसर्ट हो रही है। जैसे इसके अंदर मशीन हो जाएगी तो अभी 3 थी 4 5 6 इस तरीके से आप जितनी चाहें लगा सकते हैं, निकाली वापस लगा दी। तो इस तरीके से ये होता है रैक माउंट सर्वर्स मौजूद होते हैं, रैक माउंट सिस्टम होते हैं। तो शेड होता है ये डेफिनेटली। जैसे इनके पास होगी लेट से 16 GB की रैम मौजूद है और हार्ड ड्राइव वॉट एवर जो भी, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ कि मुझे अभी 4 GB की रैम चाहिए एंड जिस तरीके से आप लोगों ने वो यूज़ किया वर्चुअल बॉक्स या VMware, वर्चुअल बॉक्स या VMware, तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत है कि आप इसमें वही सारी चीज़ें देख सकते हैं कि जिस तरीके से आप अपनी फिजिकल मशीन से आप कहते हो कि आप मुझे 2 GB की रैम और एक प्रोसेसर और 3 GB की हार्ड ड्राइव के साथ मुझे एक मशीन बना के दे दो तो आपकी एक वर्चुअल मशीन पूरी रेडी हो जाती है। ऐसा ही है ना? वो तो प्योर 2 नंबर ही है ना? क्यों 2 नंबर ही है? सर इसलिए है कि आपके मतलब सिस्टम के ऊपर एक सिस्टम बना के दे दिया उन्होंने वर्चुअल से, इसका कोई नहीं ये वर्चुअल नहीं होता, ये मतलब VM मशीन की तरह वर्चुअल वाला सीन नहीं होता, ये फिजिकल सिस्टम्स के अंदर से ये शेयरिंग कर रहे होते हैं। ये वर्चुअल मशीन इनके पास वो लाइक VM वगैरह इंस्टॉल नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा था वो रैक माउंट सिस्टम्स होते हैं, इसको हम इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। रैम इसमें मॉड्यूलर होता है, मॉड्यूल्स होते हैं, लाइक रैम का पूरा रैक मौजूद है, उसके अंदर सारी रैम्स लगी हुई हैं, फिर आप शेयरिंग करके उठा के आप अपना बना रहे होते सिस्टम्स। इस तरीके से ये भाई क्यों नहीं चल रहा है? चलो बेसिकली सर कॉन्सेप्ट वही है जो VMware वाला कॉन्सेप्ट है। यस एग्जैक्टली, लेकिन VMware एक मशीन के बजाय एक मशीन के बजाय आप बताया डेटा सेंटर में अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारा हार्डवेयर लगा हुआ है और उस हार्डवेयर के जितनी आपको ज़रूरत होती है, मिसाल के तौर पे EC2 जो है वो बहुत सारे इंस्टेंसेस जो है वो आपको ऑफर करता है फ्री इंस्टेंसेस। तो वो जो फ्री इंस्टेंसेस होते हैं उसमें जैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने बोला कि मुझे विंडोज 2012 चाहिए या 2016 चाहिए, यस एग्जैक्टली जी लिनक्स चाहिए, तो वो आपको इंस्टेंस देता है और साथ में उतनी ही मेमोरी ये सारा कुछ आपको जैसे फ्री वर्जन में देता है, प्लस आपने कहा कि मुझे उसके लिए मेमोरी चाहिए तो वो वहाँ से वो मेमोरी एलोकेट करता जाता है जितनी आपको ज़रूरत होती है। तो बेसिकली ये पूरा हार्डवेयर वहाँ पे मौजूद है और उसमें से शेयर्ड करके जिसको जितनी ज़रूरत है वो वहाँ पे देते रहते हैं। उनके पास टन्स ऑफ टेराबाइट्स की जो है मेमोरी है वहाँ पे, exactly, तो जितनी ज़रूरत है वो आपको देते जाते हैं और जब आप चाहते हैं ले लें, जब चाहते हैं छोड़ दें, ये सारा तो इसीलिए मशीन ही है सर। एक्चुअली होती फिजिकल मशीन है लेकिन हम लोग उसको कंसोल्स नाम से एक्सेस कर सकते हैं। तो VMware एग्जैक्टली वो नहीं है, लेकिन वो कंसेप्ट समझाने के लिए कि आपकी मशीन से ही वो 2 GB लेके आपको शेयर करके आपको एक वर्चुअल मशीन बना के दे रहा होता है। तो इसमें भी यही होता है कि ये मशीन्स बना के दे रहा होता है, लेकिन ये वर्चुअल मशीन्स ही है, लेकिन फिजिकल मशीन्स होती हैं वहाँ पे एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया आपको रैक माउंट मौजूद है। खैर ये देख लें EC2 पे जाने से पहले जल्दी से, ये मेरे पास एक लास्ट टॉपिक था बजट का, वो ओपन हो चुका है। तो ये AWS की बिलिंग है, यहाँ पे अभी कोई बिलिंग नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं ज़्यादातर क्लाइंट्स के यूज़ कर रहा होता हूँ, तो मेरे वाले पे तो एटलीस्ट कुछ भी नहीं होगा, आपको नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे एक है बजट, ठीक है। बिलिंग के अंदर हम जाते हैं बजट के अंदर, तो यहाँ से देखेंगे हम बजट अपना क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही मैं बजट क्रिएट करूँगा तो ये पूछेगा, अभी तो मेरे पास लिमिटेशंस वगैरह वैसे मैंने कोई ख़ास चीज़ की भी नहीं है इसलिए नहीं है, लेकिन अगर होता तो ये यहाँ पे बता देता है, कह रहा है कि लास्ट 24 आवर्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो आपको इफेक्ट करे अभी। तो खैर अभी हम आगे चलते हैं। तो ये देखें ये बता रहा है एक्सपायरिंग बजट है या रिकरिंग बजट है, हर मंथ के ऊपर आना चाहिए या एक्सपायरिंग बजट पे है। आप बता सकते हो अपना फिक्स्ड अमाउंट, एंटर द बजट अमाउंट। बजट अमाउंट बताने के बाद आप अपनी सर्विसेज बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से अपने बजटिंग के लिए कर सकते हो, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा ज़रूर।
यहाँ से आपको ईमेल आप अपने आप को करवा सकते हो। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा ईमेल से कि आपको एक अलर्ट आ जाएगा, लाइक नेक्स्ट वाले स्टेप के ऊपर कॉन्फ़िगर अलर्ट्स हैं, अलर्ट्स के अंदर आपको ईमेल आ जाएगी जो भी आपको करनी है। सर ये पूरे यूजर्स की आ जाएंगे? ये पूरे AWS का है, यूजर्स का नहीं, ये पूरे AWS की बात है, नॉट टू बी वेरी स्पेसिफिक यूज़र का नहीं होगा ये AWS पे आप, क्योंकि AWS के ऊपर तो आप मल्टीपल सर्विसेज यूज़ कर रहे होंगे ना, मल्टीपल सर्विसेज का इसमें पूरी बिलिंग भी इसमें होती है, इसमें बजटिंग भी होती है। लेट्स से आपने अपना एक बजट रखा हुआ है यार, एंटर योर बजट में कहता हूँ $100 का, ठीक है, मंथली का मेरा फिक्स्ड है कितने डॉलर का बजट, $100 का, ठीक है। और ऑल AWS सर्विसेज, या तो आप यहाँ पे फिल्टर भी करवा सकते हो कि यार मैं कहता हूँ कि यार सिर्फ EC2 का $100 का, बाकी अलग अलग का हो सकता है मेरी दूसरी सर्विस का कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे लेकिन थोड़ी देर के मैं कह रहा हूँ कि $100 ऑल सर्विसेज के हो जाए। और इसको अभी छोड़ के नेक्स्ट करते हैं। अब ये देखें, ये कह रहा है $100 आ गया। अब यहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड ऐड करना है, तो आपको पता चल जाए कि अलर्ट कब आए। आप कहते हो कि यार जब मेरा 80% बजट कंज्यूम हो जाए, अमाउंट हो जाए, तो एक्चुअल हो जाए ट्रिगर, तो आप करते हो। इसका मतलब ये है कि जैसे ही $80 का आपका यूज़ हो गया तो आपको एक ईमेल आ जाएगी कि भाई आपके $80 यूज़ हो गए, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस बताना। और इस तरीके से आप यहाँ पे अपने मल्टीपल थ्रेशोल्ड ऐड कर सकते हो। आप कहोगे यार 80 के बाद 90 पे भी आ जाए, यहाँ पे 90 पे भी आ सकता है, और ये अलग अलग है। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू भी दे सकते हो यार, टू भी यार स्पेसिफिक इतना हो जाए तो ही है। यहाँ पे ये परसेंटेज में मुझे मैं कह रहा हूँ यार अगर 90 भी हो जाए तो ये मुझे ट्रिगर कर देना, ठीक है। और ये फोरकास्ट भी है कि आप अगर आप चाहो कि फोरकास्ट करना चाहते हो तो आप फोरकास्ट वाला भी काम कर सकते हो। तो ये बजटिंग के लिहाज से आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो आपके बजट को, ठीक है, कि कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वॉट एवर भी हो रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ से पूरा कंट्रोल कर सकते हो। इससे ये है कि आपको जो कभी कभार होती है ना कि हमें एक्स्ट्रा बिलिंग आ जाती है, किसी भी सर्विस हम गलत यूज़ कर लें और उससे चार्ज हो जाए, तो इससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप कहते हो कि यार नहीं यार मेरा अभी सिर्फ $2 का ही मूड है, सिर्फ $2 मंथली एक्सपेंस करना है मुझे, इससे ज़्यादा हो तो मुझे पता चल जाए, तो आप $2 के ऊपर 80% के ऊपर आप लगा दो, आपको ईमेल आ जाएगी नोटिफिकेशन, तो आप वहाँ से अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो, या सर्विस देख सकते हो कि यार ये वाली सर्विस ज़्यादा यूज़ कर रही है तो उसको मुझे रोकना होगा। तो लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, सही है, ये बजटिंग से आप कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, हम EC2 के ऊपर थे, थोड़ी सी हम तो वही वाली बात है कि थोड़ा सा हम इसको वो देखेंगे पहले थ्योरी एग्ज़ाम में यही सारी चीज़ें आती हैं कि लेट्स से अभी EC2 की मशीन कौन सी मैं बेस्ट बनाऊँ उसके लिए, डेटाबेस के लिए। तो इस टाइप से अभी हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरेटिकली ना, तो आपको जैसे बजटिंग था, बजटिंग भी आती है, बिलिंग तो पूरी डिटेल्स के अंदर होती है, तो बिलिंग तो सिर्फ आपके लिए ये है कि आप देख सको कि कौन सी सर्विस के कितने चार्ज हुए, कितने आवर्स के चार्ज हुए, वॉट एवर जो भी होता है उनका, ठीक है। बस थोड़ा हिंट दिया जाएंगे ना सर, हमारे प्रो माइंड में रहेगी चीज़ें कि ये इस तरह। सही तो ठीक है। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जैसे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्होंने एज अ सर्विस हमें प्रोवाइड किया हुआ है, तो हम उसकी सर्विसेज यूज़ करते हैं डेफिनेटली। इसके अंदर रेंटिंग वर्चुअल मशीन्स कर सकते हैं EC2 की। इसके अंदर स्टोरेज हमारे पास मौजूद होती है जो हमने देखी थी, 30 GB की EWS की फ्री टाइम में मिलती है हमें। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अक्रॉस मशीन्स ELB, इसको हम बाद में देखेंगे। और स्केलिंग सर्विस भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, कि हमारे पास EC2 की एक मशीन है जो कि अब उसको स्केल करना है, तो हम कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं थोड़े टाइम में। EC2 फंडामेंटल क्लाउड्स वर्क, ठीक है, ये हो गया। EC2 की साइजिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन होता है जब हम क्रिएट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना होता है, कितना कंप्यूट देना है उसको, CPU कितनी देनी है, रैम कितनी देनी है, हार्ड ड्राइव कितनी देनी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेटवर्क कार्ड इसके साथ अटैच होता है जिसमें हमें प्राइवेट और पब्लिक IP मिलती है। ऑप्शन है पब्लिक आपको करना है नहीं करना, कभी कभार ऐसी मशीन होती हैं जो कि आप सिर्फ काम करवाने के लिए यूज़ करते हो, उसको पब्लिक नहीं करनी, तो आप उसको पब्लिक नहीं बनाओगे। फायरवॉल्स होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स,
जिस तरीके से हमारे पास यूजर्स होते हैं, यूजर्स को हम ग्रुप में ऐड कर रहे होते हैं, उसी तरीके से एक्सक्यूज मी सर ये नेटवर्क कार्ड की क्या जरूरत पड़ सकती है, जरा थोड़ा सा बता देंगे। नेटवर्क कार्ड वही है ना, आईपीस वगैरह के लिए है ना। हो सकता है कि आपको एक मशीन में आईपीस चाहिए, मल्टीपल आईपीस चाहिए, तो वो भी हो सकता है। नेटवर्क कार्ड इसीलिए है, पब्लिक और प्राइवेट सर वहाँ पे सब नेटिंग कर सकते हैं, सब नेटिंग भी कर सकते हैं बिल्कुल। हम लोग यहाँ पे अपना ये पूरा एग्जैक्टली सेम काम है जैसा आपको हार्डवेयर कहीं यूज़ करते हैं। कभी कभी आपको एक ही सर्वर में 2 नेटवर्क कार्ड चाहिए होते हैं, एक लोकल के लिए और एक पब्लिक के लिए। आप वो भी कर सकते हैं, सब नेटिंग भी कर सकते हैं, जो चीज़ आप चाहें। या तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आपके पास नॉर्मल एक फिजिकल इन्वायरमेंट में है। ज़बरदस्त। ऐसे अगर आपने नेटवर्किंग की ज़बान में बात करो तो इसको हम एक कह सकते हैं और लैन। ठीक है, नेटवर्क की ज़बान में हम 2 कार्ड को कहते हैं। एक कार्ड को हम थोड़ी देर के लिए कह देते हैं वैन, और दूसरे को कहते हैं लैन। लैन इज़ फॉर लोकल एरिया नेटवर्क और वैन इज़ फॉर वाइड एरिया नेटवर्क लाइक पब्लिक आईपी। जी पब्लिक रिक्वेस्ट। सर ये आमिर भाई से काइंडली कही कि माइक ठीक करे, वो कान एकदम बहुत मतलब डिस्टर्बेंस हो रही है, काइंडली भी करके ठीक करो। आमिर भाई वाकई में आपके माइक में ना बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है। आई डोंट नो व्हाई आज आ रही है, वरना तो बेहतर होता है, लेकिन आज काफ़ी है। ठीक है, फायरवॉल रूल्स होते हैं। फायरवॉल रूल्स क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। और बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा पढ़ के समझ में आता है। बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर एट फर्स्ट लॉन्च, मिनिमम स्क्रिप्ट टू रन द इंस्टेंस। यस, वो देखें, एक तो होती है लिनक्स की मशीन। एक लिनक्स की मशीन आपने ऑन की, वो लिनक्स की मशीन जैसे डिफ़ॉल्ट होती है वैसे ऑन हो गई। एक होती है बूटस्ट्रैप। मैं चाहता हूँ कि यार जैसे ये लिनक्स की मशीन ऑन हो, इसके साथ ये चीज़ हो जाए, यानी कोई एक सर्विस इंस्टॉल हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो मैं देख सकता हूँ। तो ये हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप EC2 की मशीन अप एंड रनिंग कर रहे हो, उसी वक्त हम कोई स्क्रिप्ट इसको दे दें, तो वो स्क्रिप्ट की मदद से ये क्या करेगा, उस स्क्रिप्ट की मदद से ये इसको रन करके दे देगा। ये भी हम करके देखेंगे इंशाल्लाह जब हम EC2 को स्टार्ट करते हैं। EC2 यूज़र डेटा, ये वही वाली बात कर रहा हूँ। ये कहता है इट इज़ पॉसिबल टू बूटस्ट्रैप आवर इंस्टेंस यूजिंग EC2 यूज़र डेटा स्क्रिप्ट। ये यूज़र डेटा की एक स्क्रिप्ट का ऑप्शन आता है। हम जब EC2 बनाते हैं उसमें हम अपनी बूटस्ट्रैपिंग एक कोई स्क्रिप्ट लॉन्च करवा सकते हैं, लाइक इंस्टॉलिंग अपडेट्स करनी हो, इंस्टॉल कोई सॉफ्टवेयर करना हो, कोई डाउनलोड फाइल करनी हो इंटरनेट से, वॉटएवर, या आप कुछ भी चाहते हो वो भी हम देखेंगे, यही वाला करना। EC2 ये रन होती है रूट यूज़र से। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ही रूट यूज़र से रन होती है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। टाइप्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी हम इसको वहाँ पे भी देखेंगे मैनेजमेंट कंसोल से भी, लेकिन आप यहाँ से थोड़ा सा देख लें। EC2 के मल्टीपल टाइप्स मौजूद हैं, जैसे T2 माइक्रो। इसमें हमें कितना मिल रहा है, एक CPU मिल रहा है, 1 GB मेमोरी मिल रही है, स्टोरेज होगी, नेटवर्क होगा और इसकी एक बैंडविड्थ होगी। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए अलग अलग हैं। अब मैं कहता हूँ कि यार नहीं, मुझे एक CPU नहीं, मुझे 4 CPU चाहिए, तो डेफिनेटली मुझे इसके लिए इस पर मूव होना पड़ेगा। मैं कहता हूँ नहीं यार, मुझे 16 GB की रैम नहीं, मुझे 32 GB की रैम चाहिए, तो आपके पास ये अलग अलग मशीन्स मौजूद है। अब ये देखिए 128, 512 तक की रैम आपको मिल जाती है। ठीक है, तो जो आपको मशीन्स चाहिए टू बी वेरी स्पेसिफिक, आपके एप्लीकेशंस के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, कितनी रैम चाहिए, हार्ड ड्राइव तो हमारे हाथ में, हम हार्ड ड्राइव को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये तो भी सर ये मेमोरी जो है ये शेयर मेमोरी होगी यहाँ पे, ये अगर आपने 32 कर दिया तो आपको ये 32 डेडिकेटेड ही मिलेगी। ठीक है, ये 32 शेयर्ड नहीं है, ये 32 डेडिकेटेड है आपको। ये जितनी चीज़ें बनी है ये डेडिकेटेड है। एक CPU डेडिकेटेड आपको मिलेगा, 1 GB की रैम आपको डेडिकेटेड मिलेगी, 4 CPU डेडिकेटेड मिलेंगे और 4 क्योंकि वो इसी चीज़ के तो चार्ज ले रहा है ना। अगर आप T2 माइक्रो से T2 X लार्ज पे जाएंगे तो डेफिनेटली इन दोनों की प्राइसिंग में भी डिफरेंस होगा। ठीक है, चलें इसको हैंड्स ऑन करके देखेंगे। EC2 के इंस्टेंस को अभी हमारे पास टाइम है, बिल्कुल है। विल बी लॉन्चिंग आवर फर्स्ट वर्चुअल सर्वर AWS कंसोल से एक ओवरव्यू क्विक करके स्टार्ट और टर्मिनेट करके देखें। चलें
हम चलते हैं EC2 के ऊपर। ये मैंने EC2 की सर्विस पहले ही ओपन कर दी थी, मतलब EC2 वाले सर्विस में आ चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास आई थिंक स्लो चल रहा था थोड़ा सा। तो ये देखें यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं जिसको अभी हम देखेंगे। वॉल्यूम्स EBS जिसकी बात कर रहा था वो ये रहा। IM मशीन्स IM तो यूज़र रोल्स होंगे, यूज़र्स होंगे। AMI मशीन इमेजेस का मतलब ये है कि आप अपनी इमेज भी बना सकते हो, और AWS ने कुछ अपने पास से भी इमेजेस दी हुई हैं, वो भी हम देखते हैं। और ये सारी टाइप्स इंस्टेंस हैं। अभी हम चलते हैं इंस्टेंस पे, सीधा सिंपल सा करते हैं। इंस्टेंस पे गए, एक करते हैं न्यू इंस्टेंस को लॉन्च, ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस। अब ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये कह रहा है कि AMI, ठीक है। AMI का मतलब है आपके पास आपकी मशीन्स की इमेजेस। अब यहाँ पे देखिए कितनी इमेजेस मौजूद हैं। ये अभी आपको AWS दे रहा है ना, AWS मार्केट प्लेस करेंगे तो AWS मार्केट प्लेस के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। OpenVPN मिल जाएगा, इस तरीके से सॉफ्टवेयर से। जी डॉकर इमेजेस हैं? नहीं डॉकर इमेजेस नहीं है, ये पूरी समझ लें ISOs मौजूद है इनके पास। ये अभी हम यूज़ करेंगे। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, फ्री टियर एलिजिबल, यानी हम यूज़ कर सकते हैं, हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये मशीन्स की इमेज की बात हो रही है। अभी मशीन की टाइप अमेज़न का लिनक्स, ये भी अमेज़न का लिनक्स। इसी तरीके से देखिए मैक OS भी मौजूद है, बट ये फ्री नहीं है, ये पेड होगा, क्योंकि फ्री के ऊपर इन लोगों ने फ्री लगाया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए विंडोज़ भी होगा, लिनक्स भी होगा। ये रेड हैट अगर आप यूज़ करना चाहें तो ये देखिए रेड हैट भी फ्री है, OpenSUSE भी फ्री है। ये ऊपर से हम एक जगह ऑप्शन होता है, वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं फ्री टियर के सारे दिखा दें। बिल्कुल, ये रहा फ्री टियर ओनली, ठीक है। मैं भी फ्री टियर इसीलिए नहीं कर रहा ताकि हमें सारी सर्विसेज नज़र आ रही हो। ये देखिए विंडोज़ भी है, विंडोज़ भी फ्री अवेलेबल है, लेकिन ये बेस्ड होगी, खैर देख लीजिएगा आप लोग रन करके अगर देखना चाहें तो। ये Debian है। इसी तरीके से ये देखिए बड़ी बेतहाशा विंडोज़ और लिनक्स की फ्री इमेजेस मौजूद है, जो आप इमेज यूज़ करना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है। अभी भी हम चलते हैं सिंपल सा। ये इसकी AMI की ID मौजूद है 64 बिट की x86 पे, और ये ARM पे। ये दोनों आर्किटेक्चर्स होते हैं, सिस्टम आर्किटेक्चर्स। इसको अभी हम छोड़ देते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसी को सिंपल वाला यूज़ करेंगे 86 के ऊपर। कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपका दिल करे इन दोनों में से, ठीक है। तो अभी अपनी यूजुअली 64 बिट ही यूज़ करते हैं, तो हम 64 बिट पे चलते हैं। ये मैंने नेक्स्ट किया, मैंने पहले अपनी इमेज सेलेक्ट की, मुझे कौन सी इमेज बनानी है, वो इमेज से मतलब मशीन बनानी है, वो वाली इमेज सेलेक्ट की। अब मशीन की बारी आई, ये टाइप है, ये सारी पेड है, सिर्फ एक लिए, कौन सी, T2 माइक्रो में देखें क्या मौजूद है हमारे पास। एक CPU, वही 1 GB रैम, EBS अटैच होगी इसमें डेफिनेटली, और IPv6 की सपोर्ट मौजूद है, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें देख लें आप। अब ये देखिए T की सीरीज़ के अंदर, T की फैमिली के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। T2 मौजूद है, T3 होगा, T4 होगा। तो ये देखें T3 X लार्ज, मीडियम, स्मॉल, ये अलग अलग वही वाली वर्जन है। हम डेफिनेटली अभी फ्री पे हैं तो फ्री वाली यूज़ करके देखते हैं, आप अपने हिसाब से आगे देख सकते हैं। यहीं से अगर रिव्यू एंड लॉन्च करेंगे तो डायरेक्ट लॉन्च हो जाएगी, लेकिन हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे ताकि हम ये सारे स्टेप्स को देखते हुए आगे चलें। ये उसकी डिटेल आ रही है, कितने इंस्टेंस खड़े करने आप चाहते हो कि यार इसी मशीन में मुझे 4 इंस्टेंस खड़े करने हैं, तो ये 4 इंस्टेंस यहीं से आप सिलेक्ट करके कोड कर दें। तो PC जब हम इस पे आएंगे, जब देखेंगे, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। इंस्टेंस का मतलब है वो मशीन ही है ना, एक मशीन। जी, इंस्टेंस का मतलब एक मशीन। तो सर ये T2 में लिखा हुआ था कि 4 CPU 5 CPU, एक मशीन के इतने CPU का ही मतलब। यस एक मशीन का, यस। असल में कभी कभार होता है ना कि हमें कोई प्रोसेसिंग वाला काम करवाना है, CPU एक्सटेंसिव है, तो डेफिनेटली उसके लिए 1 CPU 2 CPU 4 CPU 8 CPU चाहिए। तो ये उसके हिसाब से सारी मशीन बनी हुई है।
तो सर ये सारे फ्री होंगे या इनके ऊपर चार्ज? नहीं, ये सारे चार्जेस वाला है, सिर्फ एक की फ्री है, T2 माइक्रो फ्री है हमारे पास, ये वाला लिखा हुआ है इस पर। बाकी ये सब के कुछ ना कुछ चार्ज मौजूद होंगे। चार्ज आपके पास प्राइसिंग के लिए मैंने बताया था ना आपको, EC2 प्राइसिंग वेब सर्विसेज आप सर्च करके आप देख सकते हैं उसमें किसकी क्या प्राइस मिलेगी, कौन से रीजन में। अभी हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं, रीजन भी ये मैटर करता है। अभी हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं, एन वर्जीनिया पे। तो ये अभी सारी चीज़ें जो हो रही है वो कहाँ पे कर रहा हूँ मैं, तो ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ एन वर्जीनिया पे, ठीक है। होस्ट नेम, IP नेम आ जाएगा आपका। ये जो चीज़ें हैं ये भी हम देखेंगे। IAM रोल अभी अटैच नहीं किया हुआ, ये भी अभी आप देखेंगे इसको, ठीक है। अभी सिंपल करते हुए चलते हैं, कुछ भी मैं चेंज नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखिए ये है यूज़र डेटा स्क्रिप्ट, यहाँ पे मैं जो स्क्रिप्ट दूंगा वो वाली स्क्रिप्ट रन हो जाएगी, ठीक है। मैंने आई थिंक एक स्क्रिप्ट रखी हुई तो थी स्लाइड में, मैं देख लेता हूँ, नहीं है तो फिर जल्दी से हम स्क्रिप्ट को एक शेल की बना के डाल भी सकते हैं, बड़ा मसला है। ये स्क्रिप्ट क्या करती है, कोई पढ़ के बता सकते हैं थोड़ा सा? पहले पढ़ लें आप थोड़ा सा, फिर मैं कॉपी पेस्ट करूँ। HTTP सर्विस इंस्टॉल कर रहे हैं, वेब सर्वर चला रहे हैं, वेब सर्वर चला रहे हैं, और वेब सर्वर के अंदर कुछ हेलो वर्ल्ड डाला हुआ है, ठीक है। ये देखो इंस्टेंस, क्योंकि ये जब Amazon लिनक्स बनाएगा तो इसमें तो इसके अंदर हम कर रहे हैं कि यार ये पहली लाइन बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये स्क्रिप्ट बना रहा है, स्क्रिप्ट बनाने में हम बता रहे कि यार हम ये बैश की स्क्रिप्ट बना रहे हैं। फिर उसके अंदर ये सारे कमांड्स लिखी हुई जो कि हमारी सिंपल लिनक्स की कमांड है, ठीक है। हमने एक HTTPD जो वेब सर्विस है, वेब सर्वर को इंस्टॉल कर दिया। वेब सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद उसको स्टार्ट किया और उसको सिस्टम कंट्रोल की सर्विस के साथ अनेबल कर दिया, ताकि जब भी सिस्टम रीस्टार्ट हो ये सर्विस स्टार्ट अनेबल हो, स्टार्टेड ही हो। अगर ये मैं नहीं करूँगा तो ये वन टाइम स्टार्ट हिट होगी, लेकिन जब सेकंड टाइम आप मशीन को रीस्टार्ट करेंगे तो दोबारा नहीं चलेगी। तो इसके लिए अनेबल कर दी सर्विस कि हमेशा ये स्टार्ट हो, और ये इको कर दी कुछ स्ट्रिंग लिख के जिसमें H1 में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है फ्रॉम, ये आपके IP बता देगा, आपके होस्ट नेम बताएगा, और होस्ट नेम बताने के बाद हम इसको राइट करवा रहे हैं इस वाली index.html के अंदर। इससे ये होगा कि ये वाला जो कोड है वो HTML के अंदर पेस्ट हो जाएगा आपके। कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टोरेज। ये देखें इसके साथ स्टोरेज आई हुई है, 8 GB की स्टोरेज आती है, और ये रूट स्टोरेज वॉल्यूम टाइप होती है इसकी, ठीक है। और ये एक जो मेन टॉपिक है वो ये क्या है, इसका क्या मतलब है ज़रा जल्दी से बताएं। सर जब इंस्टेंस खत्म होगा स्टोरेज डिलीट हो जाएगी। एग्जैक्टली, जब इंस्टेंस खत्म होगा तो स्टोरेज डिलीट हो जाएगी, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी हमने इसमें एक ही स्टोरेज लगाई हुई, दूसरी स्टोरेज नहीं लगाई हुई, ठीक है। अब ये वही है, क्या है, टैग्स। एक टैग ऐड कर देते हैं, नेम में हम दे देते हैं इसको फर्स्ट नेक्स्ट। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या चीज़ है? सिक्योरिटी ग्रुप, फायरवॉल्स वगैरह, फायरवॉल एग्जैक्टली। शायद तुमने इसके भी बताया होगा, ये सिक्योरिटी ग्रुप बताया हुआ है। बेसिकली मेरे ख्याल में ये वो है, यहाँ पे आपको सीक्रेट की बनाकर देता है। नहीं ये वो नहीं है। मैं बताने जा रहा था, इमेज बनाने जा रहा था, मैं ड्राइंग से आपको बताने जा रहा था, लेकिन ये इमेज मौजूद है मेरे पास, मुझे याद आया कि ये इस पे देखिए ये हुआ क्या है। आपका जो EC2 इंस्टेंस है वो रैप किसके अंदर हुआ है? सिक्योरिटी ग्रुप, एक सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, ठीक है। यानी आप समझिए कि आपके EC2 इंस्टेंस से डायरेक्ट कोई नहीं पहुंचता, EC2 इंस्टेंस से पहले क्लियर होती है किसकी,
सिक्योरिटी ग्रुप में आप बताते हो अपना इनबाउंड और आउटबाउंड, यानी इसका क्या मतलब है? मतलब जो ट्रैफिक कौन सी अलाउड है? यस, इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक कौन से अलाउड है, ठीक है। हो सकता है कि आपके सिस्टम के अंदर पोर्ट चल रही है 3000, ठीक है, अभी यहीं पे हूँ। हाँ, ये अभी आपके पास कौन सी पोर्ट अलाउ है, मुझे ये बता दो। ये देखिए हमने बताई हुई है टाइप, इसकी डिफ़ॉल्ट टाइप है SH प्रोटोकॉल TCP SL। देखिए पोर्ट कौन सी आ रही है, ये SSH कौन सी पोर्ट पे अलाउ होता है, 22 के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया। क्या मैंने यहाँ पे अपनी HTTP के लिए मैंने कोई बताई भी है? तो अगर मैं, हाँ एग्जैक्टली पोर्ट 80 अभी मैंने बताई भी नहीं है, तो क्या मुझे अलाउ करनी चाहिए यहाँ पे अगर मुझे अपना वेब सर्वर एक्सेस करना है? डेफिनेटली। यहाँ पे देखिए ये सारी बनी हुई है यहाँ पे पहले से ऑप्टी SMTP वगैरह के लिए, तो आप देख सकते हैं। ये हो गया 00 का मतलब क्या है कि कहीं से भी कोई भी एक्सरसाइज को अलाउ करना है, ठीक है। अच्छा अब हम इसको क्या देते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम क्या देते हैं वेब सर्वर, वेब सिक्योरिटी डिवाइस, ठीक है। मेक सेंस, ठीक है, इतना काफ़ी है। अभी HTTPS डाल दूं या नहीं डालूं? डालना चाहे डाल दें आप, बस ये डाल दें। ठीक है, ये ऐड हो गया। एक और ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, व्हाटएवर, इस तरीके से सो ऑन। और ये अभी आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप भी बना लिया, तो इसके नाम से SG वेब सर्वर के नाम से। इससे फ़ायदा क्या होगा सर? ये दोबारा रीयूज़ कर सकेंगे। एग्जैक्टली, इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। टेस्टिंग वेब सर्वर सिक्योरिटी। अब क्या है, जब भी मुझे पता है कि मैं कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ तो उसको मुझे सिर्फ ये वाला ग्रुप अटैच कर देना, ख़त्म काम। अभी कोई ग्रुप अटैच नहीं था तो ये था, वरना तो हम सेलेक्ट कर सकते थे यहाँ से। ठीक, मैंने बना लिया। अब है रिव्यू एंड लॉन्च। लेट्स सी, AWS अमेज़ॉन का हमने लिनक्स की मशीन बना ली। इंस्टेंस टाइप हमारे पास T2 माइक्रो है। सिक्योरिटी ग्रुप हमने HTTP दे दिया और HTTPS एंड स्टोरेज एंड टैग्स। ठीक है, काफ़ी है। आगे चलते हैं। मज़ेदार चीज़ एक और, जिस तरीके से हम जब यूज़र बना देते तो हमारे पास एक CSV फाइल सेव होती थी। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक सीक्रेट की आती है। ठीक है, सीक्रेट की का मतलब ये है कि हम इससे अपनी मशीन को एक्सेस कर सकते हैं SSH की मदद से, वो भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ क्रिएट न्यू पेयर, कोई भी की पेयर की टाइप ले ली। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम कहते हैं कि अपना AWS Linux ठीक है, यहाँ पे कोई भी आप नाम दे सकते हैं। मैंने ये नाम। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, लॉन्च से पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड हो गई अब ये फाइल, बस सही है, ख़त्म काम है। अब हम इसको करते हैं लॉन्च। मज़ेदार चीज़ इसी को, ठीक है। तो कितने हमारे पास इंस्टेंस मौजूद है सर? एक। वेरी गुड। और इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंस का स्टेट क्या मौजूद है? अब रनिंग हो गया, पहले पेंडिंग था। इंस्टेंस की टाइप क्या मौजूद है? T2 माइक्रो। ठीक है, अब ये अवेलेबिलिटी जोन देखें, कौन से अवेलेबिलिटी जोन में खड़ा हुआ है ये? US। ठीक है, ये अवेलेबिलिटी जोन है इसका, ये इसकी P4। अब मैं इस पर ज़रा क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए इसके नीचे और भी डिटेल है। पहले मैं इसका नाम दे दूँ, एक इसका नाम दे देते हैं हम ऐसे ही देते हैं। तो ये देखिए, ये इसकी होस्ट टाइप है। ये देखिए IP पोर्ट पब्लिक DNS। ठीक है, अगर आप DNS से एक्सेस करना चाहें, यानी www जैसे yahoo.com वगैरह होता है, तो आप डायरेक्ट इसको इससे एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसको IP से एक्सेस करना चाहें तो इसकी IP भी मौजूद होगी पब्लिक। ये प्राइवेट IP है। पब्लिक IP कहीं नज़र आ रही है आपको?
इसकी पब्लिक आईपी सर वो कोड टेबल कहाँ आ रही है लास्ट में? ये सब आईपी ये इसकी पब्लिक आईपी है, ये इसका होस्ट नेम है, सॉरी ये इसकी प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट पब्लिक आईपी है, ये इसका पब्लिक आईपी फोर डीएनएस मौजूद है जिससे हम इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, या तो उसको आईपी से एक्सेस करना चाहें आईपी से एक्सेस कर सकते हैं। ये प्राइवेट इसका डीएनएस नेम मौजूद है, ठीक है क्या, ये इसकी डिटेल्स मौजूद हैं। अब हम सिक्योरिटी में देख लेते हैं। सिक्योरिटी में देखें ये वाला ग्रुप इसके साथ अटैच हुआ हुआ है। अब इस ग्रुप में हमने क्या काम किया हुआ था भाई, ये हमने इसको कोड्स दी हुई है। कभी भी आप देखो कि आपकी उसके साथ टाइम आउट आ रहा है, इसके साथ टाइम आउट आ रहा है कनेक्शन में, तो उसका मतलब क्या है 100% वो सिक्योरिटी ग्रुप का मसला है, परमिशंस का इशू आ रहा है, ठीक है। स्टोरेज जो भी आपने अटैच की है, यही वाली अटैच की थी हमने, XVD है 8 GB की, ये है। यहाँ से आप क्यों डिफ़ॉल्ट यही तो अटैच हुई थी इसके साथ स्टोरेज, डिफ़ॉल्ट ठीक हो गया, ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट। एंड टैग्स ये रहा आपके पास, टैग्स यहाँ पे आपको शो करें। तो अभी अब इसको एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने के कितने तरीके हैं वो भी बता दें। इंस्टेंस पे चलते हैं, देखें ऊपर कनेक्ट का बटन आ रहा होगा, ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये कनेक्ट का ऑप्शन है। अब देखिए हमारे पास ये तरीके हैं इसको यूज़ करने के। अभी हम देखेंगे EC2 को इंस्टेंस को क्लिक करने का ये तरीका है। इसका यूज़र क्या है, इसका यूज़र हमेशा होता है जो डिफ़ॉल्ट बनता है EC2-U, ठीक है। अभी हम इसको करके देखते हैं 2 मिनट देंगे। इसके बाद SSH क्लाइंट जो भी हम देखने वाले हैं वेरी स्पेसिफिक हुई है। SSH कभी आप लोगों ने यूज़ करके देखा है? एक लिनक्स की मशीन या बैश टर्मिनल से हम दूसरे सिस्टम को एक्सेस कर रहे होते हैं। यस सर। नहीं सर, कभी आज करके नहीं करके देखा आज। पहले मुझे पब्लिक आईपी से लेकिन हम वो टू बी वेरी स्पेसिफिक उसकी मशीन को एक्सेस नहीं कर रहे होते ना, ठीक है। देखें इस आईपी से मैं ज़रा ये ओपन करके देखता हूँ पहले HTTP आ गया, ठीक है। और ये अभी हमने आईपी से करके देखा, इसको हम डायरेक्ट मुझसे भी करके देखते हैं किससे, DNS जो इन्होंने दिया है अपना, उससे भी करके देखते हैं। HTTP से चलेगा ये बस शायद चल रहा नहीं चलेगा HTTPS से, क्यों नहीं चलेगा? अभी तक HTTPS हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया सर। आपने इसमें हेलो फ्रॉम मैं वही देखने जा रहा हूँ कि इसमें यूज़र डेटा जब हमने दिया हुआ था वो क्यों नहीं चले देखते यूज़र स्क्रिप्ट चलनी चाहिए, यूज़र स्क्रिप्ट भी चली, इसका HTTP वाला काम कर दिया लेकिन वो नहीं हुआ। वो मुझे फील हो रहा है, मुझे लगता है कभी थोड़ा सा टाइम कॉपी करते हैं, नहीं टाइम लगता तो वो HTTP वाला भी नहीं आता, HTTP वेब सर्वर भी नहीं चल रहा होता। वेब सर्वर चल गया तो ये तो हो जाना चाहिए। ये जो आउट था ये देखता मेरे साथ हमेशा होता है, आप लोगों के साथ होता है या नहीं पता नहीं। जब भी मैं प्रेजेंटेशन से डेटा कॉपी करता हूँ ना तो ये प्रॉब्लम आती है। ये देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास आप, यस अगर अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा ना ये सही चलेगा। खैर अभी दोबारा चला के देखते हैं, मज़े की बात यही है इसको ठीक है देख लेते हैं इसको दोबारा चला के, कोई तो बड़ा मसला नहीं है। हमने दोनों चीज़ें देखी, हमने ये देखा ऐसे करके फिर इसको टर्मिनेट करके देखते हैं, या SSH से पहले टर्मिनेट कर देते हैं। चलो इसको बंद कर देंगे, नया मशीन ऑन करते हैं, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, एक्शन में है इंस्टेंस की स्टेट में जाके हम कर देते हैं टर्मिनेट इसको, ठीक है। टर्मिनेट में ये कह रहे हैं कि भाई ये टर्मिनेट वो वॉल्ट में अटैच वो भी हट जाएगा। हमने हाँ भाई कुछ है ही इसमें जाके चलो जब मिनट हो रहा है इसको होने दे,
टर्मिनेटिंग शटडाउन टर्मिनेट करते हैं कि शट बंडी टर्मिनेट करते हैं, लेकिन कर दिया तो उसका नहीं। फिर से लॉन्च करते हैं जल्दी जल्दी। माइक्रो ही लेना है, हम इसमें यूजर स्क्रिप्ट डाल देंगे, यूजर स्क्रिप्ट डाल दी। नेक्स्ट यही है, या माइक प्लीज म्यूट कर लेना। ये कॉमा फिर लगे रह गए, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा फिर लगे रह गए। नहीं, मैंने वहाँ से कॉपी किया है ना ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने यहाँ से कॉपी किया। इन्वर्टेड कॉमा चाहिए, वो करेक्टेड डिफरेंट ऑफ प्रेजेंटेशन जो होता है। सही, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे एक सवाल है, हमने कौन सा लिया था? ये टेस्ट ठीक है, ऑफिस डेफिनेट ये दूसरा वाला अपना नाम कह रहे हैं कि पेयर पहले से मौजूद है तो चेंज कर लो इसको। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा नया बनाओ, एग्जिस्टिंग में ना फिर वो कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसमें क्या यूज़ किया हुआ था क्या नहीं, फिर वो एक अलग मास खुला हुआ होता है। ठीक है, देखिए एक टर्मिनेट हो जा रहा है, टर्मिनेटेड है, और एक को हमने स्टेट बदली है, तब इसको ऑन होने देते हैं। ये पुराना वाला था, ये नया वाला है। रनिंग, चले अच्छी बात है, रनिंग हो गया। अब हम चलते हैं इसके किसी भी आईपी से चलते हैं, कहीं से चलते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये मशीन अप होगी, HTTPD इंस्टॉल होगा एंड देन हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, वेरी गुड। जो हमने वहाँ पे पेस्ट किया था वही आ गया, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम। ये हमारी इसकी प्राइवेट आईपी है। प्राइवेट आईपी हम एक्सेस नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए, पता है ना सबको। हम हमेशा पब्लिक आईपी का एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट आईपी को एक्सेस नहीं कर सकते। देखिए प्राइवेट आईपी यही है 8394। क्या मैं उसी मशीन पे खड़ा हूँ 8394 पे? हाँ 8394। अब इसको हम जल्दी से एक दफ़ा SSH से कनेक्ट करके देखते हैं, इसके बाद फिर सारा काम आप लोगों को। ठीक है, SSH से कनेक्ट करने के लिए क्या तरीका है इसका? फाइल का नाम क्या था, मैं ज़रा देख लूँ जल्दी से। WAS वॉज लिनक्स वेब, पता नहीं दूसरा नाम होगा क्या, खैर ये हम चलते CD डाउनलोड्स के फोल्डर में पड़ी हुई है मेरे पास, आपके पास जहाँ भी पड़ी हुई है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? SSH-i एंड देन फाइल का नाम 2.pem एंड देन EC2 यूज़र होगा -user, और IP मेरे पास मौजूद है इसकी पब्लिक है। यहाँ तक कोई चीज़ ऐसी जो समझ में ना आई हो तो मैंने ये लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ SSH करना है, अभी मैं बताता हूँ क्या है। SSH से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। सर्टिफिकेट जो कि मुझे मिला हुआ है, पैम फाइल मिली हुई है जो कि मैंने डाउनलोड की थी, क्योंकि इसमें आईडी और पासवर्ड नहीं है, इसमें पैम फाइल है। ठीक है, ये सीक्रेट सिस्टम में लगे हुआ। उसके बाद फिर मैंने इसको बताया EC2 यूज़र जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, उसको कनेक्ट करने कौन सी इस वाली पब्लिक आईपी पर। ये कह रहा है हाँ भाई क्या करना है कनेक्ट करने का, हाँ भाई कर ये ऐड होता है। सर ये और ये डाउनलोड का फोल्डर बनाया था, उसमें डाउनलोड किया था आपने फाइल? हाँ, मैंने डाउनलोड पैम की फाइल। यस, आप जहाँ पे भी डालें आप उसको पाथ भी दे सकते हैं, मसला ये भी दे सकते हैं शायद। अभी ये क्या कह रहा है, बैड परमिशन, इसका क्या मतलब है? ये मैं एरर आपके सामने लेके आना चाह रहा था, देखें और मुझे ज़रा देख के बता क्या समझ में आता है ये पढ़ने से आपको। यूजर और ग्रुप जो है वो भी ये फाइल रीड कर सकते हैं, परमिशन चेंज करनी होगी, परमिशन चेंज करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो ये देखिए मैं चलता हूँ कनेक्ट पे ये देखें SSH पे ये खुद ही बता रहा है इसमें।
कि आपके पास जो पैम फाइल है उसकी परमिशन क्या होनी चाहिए, chmod 0400। मैंने कहा ठीक है भाई ये कर लेते हैं, ये लो भाई ये कर दिया। फिर SSH पे आया, मैंने इससे कनेक्ट कर लिया। अब देखते हैं कि कनेक्ट होता है या नहीं होता। ये कनेक्टेड। अच्छा अब मज़े की बात, हमने कौन सी वाली फाइल को चेंज किया था? सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए क्या मैं सच्ची में उसी वाली मशीन पे खड़ा हूँ या मैं मजाक कर रहा हूँ आप लोगों के साथ? क्या हम इसी फाइल में गए थे जिसमें एडिट किया था बार www.html index.html? देखते हैं क्या इसके अंदर क्या मौजूद है। यही मौजूद है जो मैंने लिखा था, उसको चेंज कर दूँ। vi इसमें क्या देते हैं हम, vi से चलते हैं, vi paste, इसमें हम चेंज करते हैं। क्या कह रही है? फाइल चेंज कर दिया। फाइल चेंज नहीं करने दे रहा क्योंकि रीड ओनली है, क्योंकि ये यूज़र उसके साथ है। किसके साथ है? रूट से बनी हुई है ये। इसको शुरू कर लेते हैं। शुरू क्या थी फाइल? आईपी का नाम वहाँ से भी उठा सकता था, कंसोल से भी। कंसोल में भी पब्लिक आईपी मुझे पता चल जाए, मसला नहीं है। ये देखिए चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं उस लिनक्स के उस वाले इंस्टेंस के अंदर कनेक्ट हो गया था एंड देन उसके बाद में कुछ भी कर सकता हूँ। लाइक हमने ये वेब सर्वर के अंदर फाइल को चेंज किया था index.html की, और मैंने वापस से इसको चेंज कर दिया। अब ये देखिए ये मैं जो SSH में खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, ये मैं देखें अगर आप गौर से तो मैं डायरेक्ट उसी मशीन के अंदर एग्जिस्ट कर। यहाँ पे आप कुछ भी करेंगे ये उसकी मशीन है। अगर मुझे इससे बाहर निकलना है तो मैं कंट्रोल D करूँगा। कंट्रोल D से ये क्या करेगा, वहाँ से लॉग आउट करके ये मुझे मेरी मशीन पे लेके आएगा। तो विंडोज़ में भी SSH चलता है, लेकिन जो नया विंडोज़ है लाइक 10 या 11 इसमें SSH चलेगा। और अगर पुरानी विंडोज़ है तो उसमें क्या चलेगा आपके पास, पुटी SSH विंडोज़ जो है जैसे XP या है कुछ आपके पास PSSH क्लाइंट विंडोज़ 7। हाँ तो ये पुटी क्लाइंट के साथ आपका चलेगा, ठीक है। उसका एक मेथड अलग है पूरा का पूरा, आप देख लीजिएगा विंडोज़ के साथ जो काम कर रहे हैं। लिनक्स में तो बहुत ही है यही वाला काम करना है। SSH ये पूरा इसमें डिटेल दी हुई है, कहाँ देखा अभी हमने कनेक्ट में देखा था, ये पूरी डिटेल दी हुई है। तो अगर सिंपल है, अगर आपके पास विंडोज़ है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये करना है कि कनेक्ट EC2 इंस्टेंस फ्रॉम विंडोज़ 7 या वॉटेवर जो आपके पास हो। तो ये देखें यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी आपके पास। बेसिकली पुटी का क्लाउड डाउनलोड करके वहाँ पे एक ऑप्शन होता है SSH। लेकिन उसके अंदर एक और भी काम है ना, उसमें जो आपकी ये वाली पैम की फाइल को जनरेट करके उसकी एक अलग से फाइल बनानी पड़ती है। ये फाइल बनानी तो फिर हम हाँ अगर इफ़ रिक्वायर्ड अगर नेक्स्ट क्लास में किसी के पास विंडोज़ है और उससे नहीं हुआ तो फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में उसी के साथ। आज की क्लास हम यहीं पे छोड़ते हैं EC2 के इंस्टेंस के ऊपर। यहाँ तक ऐसी कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो, क्योंकि ये जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं जब तक मज़ा भी नहीं देगा। और आप प्रैक्टिस करें, मैं तो कह रहा हूँ कि यही हो गया काम। अब आपको क्या करना है, इसी के ऊपर एक अपना एक्सप्रेस का सर्वर बनाए। हमारा पोर्ट 3000 था ना, तो सिक्योरिटी ग्रुप में जाके आपको पोर्ट 3000 अलाउ करवाएं और आप अपनी API को हिट करके देखिए पब्लिकली। तो मज़े की चीज़ ये हो जाएगी कि आपका सर्वर लाइव हो जाएगा पब्लिकली। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा हो जाएगा इंशाल्लाह हो जाएगा।
इंटीग्रेट भी कर सकते हैं रिएक्ट के साथ, तो फिर पूरी एप्लीकेशन चल सकती है। पूरी हो चल सकती है। यस एक्जेक्टली। अब मैं आपको एक और सजेशन दूंगा बंद करने क्लास खत्म होने से पहले कि जब भी आप अपना काम कंप्लीट करके या आपने टेस्टिंग टूस्टिंग कर ली, सारे काम होने के बाद आपको क्या करना है, उसको सबसे पहले टर्मिनेट कर देना। हाँ, यहाँ से आपको टर्मिनेट कर देना ताकि आपके सारे काम, कोई भी काम ऐसा ना हो कि आप गलती से ये खुला छोड़ के चले जाएंगे, तो जितने टाइम तक ये खुला रहेगा तो आपके जो फ्री आवर्स है वो खत्म होते जाएंगे, और फ्री आवर्स खत्म होते जाएंगे तो फिर सर ये जो है इसको हर दफ़ा इसी तरह क्रिएट करना पड़ेगा जब भी कनेक्ट करेंगे, या ये वन टाइम बनाना पड़ेगा? ये स्टॉप, अगर ये स्टॉप पड़ा हुआ है तो मसला नहीं है, चलता रहेगा तो ये चार्ज करेगा। स्टॉप दूसरी वो चीज़ थी कि रिएक्ट की जो एप्लीकेशन होगी वो कहीं और डिप्लाई करें, इसी के साथ डिप्लाई करें? इसी पे डिप्लॉय कर दो, ये तो और अच्छी चीज़ हो गई। एक ही सर्वर पे दोनों चीज़ें डिप्लॉय कर दो, एक पोर्ट 3000 पे कर दो, एक पोर्ट 5000 पे कर दो, खत्म कहानी। सही है ना? तो आपको कितनी पोर्ट्स अलाउ करवानी पड़ेंगी सिक्योरिटी ग्रुप में जाके? 3000 और 5000 दोनों पोर्ट्स का अलाउ करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया? कर लेंगे ये इंशाल्लाह, कोशिश कीजिए, मज़ा आएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अगर मटेरियल वगैरह शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। गिटहब रैप कौन सा वाला मटेरियल? सर ये साइट वगैरह जो है AWS वाला? जी सर। AWS की स्लाइड तो मैंने, चलो मैं ग्रुप पे भी दे देता हूँ, वापस देख लेंगे। चलें, तो ठीक है क्लास, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ठीक है, बोलिए। थैंक यू सर। जब पता नहीं कौन 3-4 ग्रुप चल रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में एक ग्रुप जो भी एक फाइनल करते हैं वो ग्रुप के ऊपर ही हम सारे अगर आ जाते तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है सर? उस साइड पर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ, मैं वही कह रहा हूँ कि एक ग्रुप कंफर्म करके फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलेंगे क्लास, थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।